हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, कल हम लोगों ने पीटी 365 की पॉलिटी एंड गवर्नेंस की शुरुआत क्लासेस की कर दी है और मैंने कल की क्लासेस में आपको 2 यूनिट कंप्लीट करा दिया है। आप इंडेक्स में अगर देखेंगे तो मैं आपको इंडेक्स में दिखाऊं तो ये देखिए इंडेक्स है जिसमें मैंने आपको 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिया है। पहला यूनिट है कि इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला टॉपिक जो है कल की क्लास में मैंने कंप्लीट करा दिया है। और तीसरा वाला मैंने आपको पढ़ाया था सेंटर स्टेट रिलेशन। तो जिन लोगों ने पहले वाले टॉपिक्स को नहीं देखा है, दो टॉपिक्स को, वो प्लीज़ आप लिस्ट बनी हुई है, पहले टॉपिक को दिखाइए, इसके बाद ये वाली क्लास को देखिएगा, बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है। और मैं लगातार आपको जो है अब से पीटी 365 बमुश्किल 15 दिन में सभी सब्जेक्ट की खत्म करा दूंगा। बस मैगजीन को आने दीजिए, ठीक है। और कल परसों में हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस की मैगजीन खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। और दूसरा वाला यूनिट पढ़ाऊंगा कि जुडिशरी, यानी कि हम लोग आज भी 2 यूनिट कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। और मेरे पढ़ाने का तरीका ये होगा कि मैं आपको यूपीएससी जो है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का जो है मैं आपको पेपर दिखाऊंगा। उस पेपर में कुछ क्वेश्चंस बने हैं और उस क्वेश्चंस कैसे बने हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। तो आप जो है लगातार बने रहिए इस वीडियोस पे और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और नए हैं तो, और बाकी जो पुराने लोग हैं वो लोग फॉलो करते रहिए। विजन है पूरा पीटी 365 आपका यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने कंटेंट पे। तो दिया है कंटेंट में पहली बार कि ये दिखा है कि संसद, राज्य विधानमंडल और स्थानीय सरकारों की कार्यप्रणाली, यानी ये लिखा है कि संसद, ठीक है, यानी कि जो संसद है हमारी केंद्र में, और राज्यों में जो सभी राज्यों की जो विधानमंडल है, राज्यों की विधानमंडल है, और लोकल बॉडीज हैं जैसे पंचायती राज हो गया, ठीक है, और जो अर्बन लोकल बॉडीज हो गया, ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय जो हो गए, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनके कार्य करने का तरीका क्या है, और उन कार्य के करने के जो तरीके हैं उनसे जुड़े जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं, करंट के मुद्दे हैं, और वो भी कब से यानी अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक का, इसी सेक्शन में ये सारे मुद्दे को एक जगह के कंपाइल करके दिया हुआ है। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और लगभग इसमें मैंने सभी जो टॉपिक्स हैं वो मैंने विजन आइज के मंथली मैगजीन में पढ़ाए हुए हैं। आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे। हालांकि मैं आपको बेसिक से एकदम पढ़ाऊंगा, एक एक लाइन पढ़ाऊंगा ताकि जो नए हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहला आर्टिकल है अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। आप जानते होंगे दोस्तों कि संसद का जो मानसून सत्र चल रहा था उसी में विपक्ष जो था, यानी जो हमारे पक्ष, सत्ता पक्ष यानी जो बीजेपी है और उसके जो विपक्ष वाले पार्टीज हैं, उन लोगों ने, विपक्ष ने क्या हुआ कि संसद में एक जो है केंद्र के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में समझेंगे क्योंकि यह न्यूज़ में है। तो आपको मैंने कल की क्लास में बताया था कि यूपीएससी सवाल कैसे पूछता है, वो पूछता है स्टैटिक प्लस डायनेमिक। ठीक है, वो मतलब मिक्स रहता है, उसको बोलते हैं स्टैटो डायनेमिक, यानी कि जो डायनेमिक पोर्शन है, यानी कि जिसने अविश्वास प्रस्ताव लाया, किसने लाया, विपक्ष ने लाया। ये क्या थी, एक डायनेमिक पोर्शन यानी न्यूज़ है ये, और इसका अब स्टैटिक पार्ट भी यूपीएससी फोकस करेगा क्योंकि जो न्यूज़ है वो क्या है, अविश्वास प्रस्ताव है। ठीक है। वन लाइनर यूपीएससी कभी सवाल नहीं करता है करंट अफेयर से, तो जो भी पूछता है सवाल वो क्या होता है, स्टैटिक प्लस डायनेमिक होता है। ठीक है। तो हम लोग अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पूरे डिटेल से समझने वाले हैं कि उसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, किस तरह से क्या होता है, बस। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव होता है, सबसे पहली बात आप जान लीजिए कि एक विधायी प्रस्ताव है, मतलब कि यानी यह जो है सदन में पेश किया जाने वाला एक प्रस्ताव है और केवल लोकसभा में पेश होगा। यही आपको यूपीएससी फंसा देता है, जो केवल शब्द है आप गलत कराएंगे, क्योंकि आप जानते होंगे बहुत सारे जो एलिमिनेशन के जो बादशाह लोग हैं आपको यूट्यूब पे बताते होंगे या जो लोग भी आपको पढ़ाते होंगे कि जहां केवल लिखा हो स्ट्रीम शब्द हो उसको आपको एलिमिनेट कर देना है। ऐसा नहीं होता हर जगह। यूपीएससी आप अब जो है पिछली बार 2023 का पेपर जिन्होंने दिया होगा वो लोग इस बात को भुगते होंगे कि एलिमिनेशन टेक्निक को ही यूपीएससी ने एलिमिनेट कर दिया था। ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि केवल और केवल लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा में जो है आपका अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं होता। कारण क्या है, कारण इसलिए है कि जो आपका मंत्री परिषद होती है उसकी सामूहिक जो है जवाबदेही उत्तरदायी कहाँ होती है, वो आपका लोकसभा यानी कि निम्न सदन में ही होती है। तो जब मंत्री परिषद की जो सामूहिक उत्तरदायी तो कहाँ होता है, आपका जो ये उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, तो राज्यसभा में क्यों पेश होगा, फिर आपके कॉमन सेंस की बात है ये। ठीक है। एग्जाम में हालांकि इतना कॉमन सेंस चलता नहीं है, प्रेशर में एग्जाम में आप गलती कराते हैं तो आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो ये होता क्या है कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसमें विपक्ष जो है सरकार का बहुमत और शासन करने की जो क्षमता उसको चुनौती देती है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या जो है वो मतलब अल्पमत में है। ठीक है।
आप जानते होंगे संसदीय लोकतंत्र में कोई सरकार तभी तक सत्ता में रहेगी जब तक उसके पास यानी कि प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित सदन है यानी लोकसभा, वहां पे जो अविश्वास बहुमत हो, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जब पारित हो जाएगा तो फिर क्या होगा, सरकार जो होगी वो गिर जाएगी। ठीक, तो अविश्वास प्रस्ताव जो है केवल लोकसभा में उसी सदन के किसी सांसद द्वारा लाया जाएगा, यानी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं लाएगा। ठीक है, यानी राज्यसभा के भी व्यक्ति नहीं ला सकते, और जो है मान लीजिए कि आप विधि अधिकारी जो होते हैं प्रथम यानी महान्यायवादी वगैरह होते हैं वो लोग भी नहीं ला सकते, यानी कि वो तो मतलब कभी लाएंगे नहीं लाएंगे। लेकिन मतलब आपको ये ध्यान देना है कि लोकसभा में उसी सदन का किसी सांसद द्वारा लाया जाएगा, किसी भी सांसद द्वारा। ठीक है, ये अविश्वास प्रस्ताव है, सत्ता पक्ष नहीं लाते हैं, विपक्ष के लोग। ठीक, तो अभी आप जानते होंगे कि जो कुछ संवैधानिक अनुच्छेद होते हैं, यानी किस लिए, जो संविधान में कुछ अनुच्छेद बताए गए हैं जो संसद की जो प्रक्रियाएं हैं, जो नियम उसको निर्धारित करेंगे, और कुछ जो है लोकसभा और राज्यसभा में कार्य के संचालन के लिए नियम बनाए गए हैं। ठीक है, तो उन दोनों में फर्क करना है और क्या देखना है कि आर्टिकल 75(3) के तहत संविधान के इस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि जो मंत्रिपरिषद है ना दोस्तों, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यही मैंने आपको बताया, ये आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा, मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, इसी कारण से जो अविश्वास प्रस्ताव है वो लोकसभा में ही पेश होता है। इसी तरह से राज्य स्तर पर अनुच्छेद 164 में देखें, उसका क्लॉज 2 है, उसमें यह भी प्रावधान है कि जो मंत्रिपरिषद होगी वो सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, यानी कि विधानसभा के प्रति। यहाँ शब्द अगर विधानमंडल लिखा हो तो उसको गलत कर जाइए, क्योंकि विधान परिषद नहीं हो सकता, विधानसभा ही होगा। ठीक है, अब आता है कि लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में नियम 198 में मंत्रिपरिषद में जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके प्रस्ताव के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो आप देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का आधार। ठीक, यानी के लिए कि कोई आधार निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है अविश्वास प्रस्ताव के लिए, यानी कि ये ग्राउंड वो ग्राउंड कुछ ग्राउंड नहीं, कोई अधिकार आधार नहीं हो सकता, अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो आ सकता है। ठीक है, अब अच्छा, भाषण, जब तक मतलब प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति सदन नहीं देगा तब तक उसके समर्थन में कोई भाषण भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, दोबारा प्रस्ताव, यानी कि एक अविश्वास प्रस्ताव पर अगर चर्चा हो गई हो किसी सत्र में और वो मान लीजिए वो कैंसिल कर दिया गया, वो अस्वीकार कर दिया गया, तो फिर उसी सत्र में, जैसे मान लीजिए मानसून सत्र में हुआ था और वे कैंसिल कर दिया गया, तो फिर दोबारा मानसून सत्र में ही दोबारा उस अविश्वास प्रस्ताव को नहीं लाया जा सकता, यानी कि एक ही सत्र में दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ठीक है, और ये प्रावधान संवैधानिक प्रावधान नहीं है, बल्कि ये क्या है, लोकसभा के प्रक्रिया कार्य संचालन के नियम है। यूपीएससी आपको फंसा देगा। ठीक है, तो ये जो प्रावधान है, यानी ग्राउंड, भाषण और दोबारा नया प्रस्ताव, ये तीनों क्या है, लोकसभा की कार्य प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम है। ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है, संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। अगर संविधान में उल्लेख होता तो इस किसी न किसी आर्टिकल में दिया होता, किसी न किसी अनुच्छेद में होता, पर क्या है, ये नियम कार्य संचालन के हैं। तो आपको ध्यान देना है कि सवाल यह बन सकता है कि आपको पूछ देगा कि एक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद उसी सत्र में दोबारा अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता, अगर वो गिर जाए तो क्या यह मतलब यह संवैधानिक प्रावधान है। ऐसा स्टेटमेंट हो तो उसको गलत करना है, क्योंकि वो लोकसभा की जो है कार्य संचालन के नियम है, संवैधानिक प्रावधान ऐसा नहीं है। ठीक है, अब इसकी प्रक्रिया क्या होती है अविश्वास प्रस्ताव की, अगर मतलब सदन में विपक्ष दलों को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वो अविश्वास प्रस्ताव लाती है। ठीक, अब इसको प्रस्ताव को कौन स्वीकार करेगा, लोकसभा अध्यक्ष यह परीक्षण करता है कि यह प्रस्ताव सही है कि गलत है। फिर नोटिस प्रस्तुत करने वाला जो सदस्य होगा वो अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए सदन की अनुमति मांगेगा। फिर अध्यक्ष क्या करेगा, उस सदस्य को बुलाता है जो अविश्वास प्रस्ताव लाने के पक्ष में है। कम से कम 50 प्रस्तावक जो है लाने के पक्ष में सहमति व्यक्त करते हैं तो सदन इसको अनुमति दे देता है। फिर अब अध्यक्ष की अनुमति मिलेगी तो 10 दिनों के भीतर क्या होगा, उस पर चर्चा होती है और फिर वोटिंग होती है। ठीक, बात खत्म। ये आपका पहला आर्टिकल कंप्लीट। अब आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ लॉ मेकर। ये वाला आर्टिकल भी मैंने जो है पढ़ाया हुआ है विजन एस के मैगजीन में, और इस पे मैंने आंसर राइटिंग भी कराई थी। डेली आंसर राइटिंग जब मैं करा रहा था आपको अगस्त महीने में और सितंबर में, तो आपको अगस्त सितंबर में ही इस पे मैंने 2-3 जो क्वेश्चन दिए थे और आपने लिखा था, बहुत सारे लोगों ने लिखा था। तो ये वाला चीज़ है, इसमें लिखा है पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ लॉ मेकर्स। सुर्खियों में क्यों रहा ये आपको समझना है। ठीक, तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है यानी चीफ जस्टिस हैं, उनकी अध्यक्षता में 7 न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ का गठन किया। मतलब आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने जो है मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता थी, यानी मुख्य न्यायाधीश जो थे यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और 7 न्यायाधीशों की एक संविधान की पीठ का गठन किया। यह पीठ क्या करेगी, जो पीवी नरसिम्हा राव वाद है 1998 में, इसमें 5 जो न्यायाधीशों की जो संविधान पीठ है उसके ऊपर निर्णय पर पुनर्विचार करेगी। दोस्तों मैंने आपको कल बताया था कि कल हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत पढ़ा था। ठीक,
उसमें मैंने जो सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जो है बातें की थी। उसमें बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है अपने जो निर्णयों पे पुनर्विचार कर सकता है, ठीक। लेकिन अगर संवैधानिक पीठ है तो वो क्या होती है, एक पीठ के बाद जो होती है दूसरी पीठ अगर गठन होगी, जैसे मान लीजिए 5 पीठ थी, तो अब जब अगली पीठ बनेगी पुनर्विचार करने के लिए तो उससे बड़ी पीठ बनेगी, यानी वो 7 पीठ बनेगी, ठीक है। इसके बाद होगी तो फिर अगर 9 पीठ बनेगी। इसी तरह से अब तक की जो सबसे बड़ी पीठ कौन थी वो 13 जजों की पीठ थी। कल ही मैंने आपको बताया था केशवानंद भारती में, जिसमें जो है बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत उभर कर सामने आया था, ठीक है। तो आप जानिए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का दस्ता में संविधान पीठ बनी है, जो क्या करेगी, पीवी नरसिम्हा राव बाद में जो है इस जो संविधान पीठ थी 5 जजों की, उस पर निर्णय पे पुनर्विचार करेगी। अब क्या बात है उसके बारे में समझते हैं हम लोग। तो गौरतलब है कि पीवी नरसिम्हा राव जो था 1998 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय था, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा जेजेएम रिश्वत मामले से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब 1993 में नरसिम्हा राव सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए, जो ऊपर आपने पढ़ा ना अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, उसी अविश्वास प्रस्ताव से बचने के लिए कथित तौर पे सभी दलों के कई सांसदों को रिश्वत दे दी थी। क्यों रिश्वत दी थी? क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पे आपने अभी पढ़ा कि 50 सदस्य चाहिए जो है संविधान अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सहमति व्यक्त करने वाले। तो इन्हीं के लिए जो है रोकने के लिए इन सदस्यों को उन्होंने रिश्वत दी थी। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था किसमें, पीवी नरसिम्हा राव में जेजेएम मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में। अब इस निर्णय के अनुसार क्या बताया गया था कि संविधान का जो अनुच्छेद 105(2) है और 194 यानी कि जो राज्य विधानमंडलों के तहत, उसके तहत सांसद और विधायक को प्राप्त कानूनी जो उन्मुक्तियां हैं, ठीक है, वो संसद और राज्य विधानमंडल में किसी भी भाषण या मत के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुकदमों से भी संरक्षण प्रदान करती हैं। यानी कि आप समझो ये क्या निर्णय दिया गया था कि 105(2) आर्टिकल जो है, माने जो संसदीय विशेषाधिकार संबंधित है, और एक है 91-94 यानी कि जो राज्य विधानमंडल में जो विधायक है उनको विशेषाधिकार है। तो उसके तहत सांसद और विधायक को जो कानूनी छूट मिलती है, किस तरह से सांसद या विधानमंडल में किसी प्रकार के भाषण के लिए या मतलब मत देने के लिए रिश्वत के आरोप में आपराधिक मुकदमों से संरक्षण देती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था। देखने में ही ये गड़बड़ लग रहा है, आप पहले नज़र में आप गड़बड़ समझ सकते हैं। इसी पर विचार करने के लिए फिर से जो ये पीठ बनाई गई है 7 जजों की, क्योंकि वो 5 जजों की थी, अब नेक्स्ट बनेगी तो 7 जजों की पीठ बनी है, ठीक है, इसी पे पुनर्विचार करने के लिए। तो संसदीय विशेषाधिकार न्यूज में है। तो संसदीय विशेषाधिकार क्या होता है कि विधायिका के जो सदस्य होते हैं उनको कानूनी तौर पर प्रतिरक्षा मिलती है, यानी कि उनको जो है एक प्रकार का जो है कि ढाल मिलता है संसद के द्वारा, ठीक है, संविधान में ही मिला हुआ है। यानी कुछ कानून, इसके तहत जो कानून निर्माता होंगे उनके जो विधायिक कर्तव्य कर रहे हैं, उनके दौरान जो कुछ भी कार्य करेंगे, बयान करेंगे, उसके लिए सिविल या दंडनीय दायित्वों से सुरक्षा दी जाती है, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी सदन का या उस सदन का जो विशेषाधिकार का उपेक्षा करता है, कमजोर करता है, तो इसे क्या बोलते हैं, विशेषाधिकार का उल्लंघन बोलते हैं, ठीक। तो अभी ध्यान देना चाहिए कि संसद ने अभी सभी विशेषाधिकारों को एक विस्तृत रूप से किसी एक नियम में बांधा नहीं है, उसके लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया है, ठीक। केवल संसद को ही यह सुनिश्चित करने का अधिकार होता है, मतलब जो विधानसभा का अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के अध्यक्ष होंगे, राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे, केवल वही जो है सुनिश्चित करेंगे कि जो उन्हीं को अधिकार है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि जो संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन या सदन की अवमानना हुई है अथवा नहीं हुई है, यह किसी न्यायालय को शक्ति नहीं सौंपी गई है, ठीक है। अब ये मुद्दा क्यों उभर गया है? क्योंकि आप जानते होंगे कि आप जो जेजेएम मुक्ति मोर्चा का जो रिश्वत कांड है उसमें आप जानते होंगे कि जो अविश्वास प्रस्ताव आपने देखा 50 प्रस्ताव चाहिए, उसी से बचने के लिए उन्होंने जो है रिश्वत दिया था कई लोगों को। हालांकि इसी विशेषाधिकार का उल्लंघन देकर के सुप्रीम कोर्ट ने फिर वो जो है फैसला सुनाया था। तो अभी क्या है कि उसी पे जो विशेषाधिकार कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो रिश्वत है वो कहीं ना कहीं संसदीय व्यवस्था को कमजोर करेगा। तो इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपने एक नई संवैधानिक पीठ पर पुनर्विचार के लिए जो है अपना गठन किया है। अब एक बात है कि सदन का कोई भी सदस्य जो है वो क्या है, सभापति या अध्यक्ष की सहमति से विशेषाधिकार हनन से जो जुड़ा प्रश्न उठा सकता है, ठीक। तो ये बात आपको हो गई। अच्छा, अब कौन कौन सा जो विधायी स्रोत हैं, तो आर्टिकल 105 है, आपको मैंने आंसर राइटिंग में पढ़ाया था, वो आप जानते भी होंगे, लक्ष्मीकांत ने पढ़ा होगा कि जो संसद के दोनों सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की जो शक्तियां होती हैं विशेषाधिकारों से संबंधित होती हैं। आर्टिकल 194 राज्य विधानमंडलों से होती हैं, ठीक। उसी प्रकार से आर्टिकल 105 में कहा गया है कि कोई भी जो सांसद है वो सदन के किसी भी सदन के प्राधिकार के तहत प्रकाशित किसी भी प्रतिवेदन, मत, कार्रवाई के संबंध में उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक। और उसी तरह से 194(2) में भी कहा गया है, ठीक।
अभी एक बात है कि सदन में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है कि संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के सदस्य द्वारा जो भी बात कही जाएगी उसके संबंध में कोई भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये बात को आपने बेसिक तरीके से पढ़ा होगा। और यह जो है स्वतंत्रता क्या है, संसद और प्रक्रियाओं के अधीन है, ठीक, जैसा कि आर्टिकल 118 में वर्णित है। और हालांकि अनुच्छेद 121 जो है वो सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के आचरण पर भी चर्चा के बारे में रोकता है। यानी जिस तरह से आप समझिए कि कोई सदन में बात कर रहा है, किसी सदन की समिति में बात कर रहा है, विधानमंडल में कर रहा है, तो उस पर जो है न्यायालय में चर्चा नहीं हो सकती, न्यायालय उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, आपराधिक उन्मुक्ति या सिविल कोई भी प्रकार का जो है कार्रवाई नहीं होगी, एफआईआर नहीं होगा। उसी प्रकार से जो आर्टिकल 121 क्या बोलता है कि जो सदन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के आचरण के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी, ठीक है। आर्टिकल 122 क्या बोलता है कि न्यायपालिका की प्रक्रिया की जो कथित अनियमितता है उसके आधार पर सदन की किसी भी कार्रवाई की वैधता जांच नहीं कर सकती, ठीक है। जो न्यायपालिका है मतलब वो क्या करेगी कि किसी सदन में कोई कार्रवाई किसी प्रकार से हुई है या अवैध तरीके से हुई है, अच्छे तरीके से हुई है, मान लीजिए सदन में कार्रवाई हो रही है, ठीक है, और कुछ सदस्यों ने आरोप लगाया कि जो सदन की कार्रवाई है वो सुचारू रूप से चल नहीं रही है या हम लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा, उस पर न्यायालय कोई जांच नहीं कर सकता। यानी कि न्यायालय को सेपरेट किया गया है और जो विधायिका है उसको भी सेपरेट किया गया है, एक दूसरे के खिलाफ बोलने से रोका गया है, ठीक है। एक दूसरे के खिलाफ जो कार्यों से उसको जो है हस्तक्षेप करने से भी उसको रोका गया है, ठीक। संसद ने कुछ कानून बनाए हैं, कौन सा कि अगर मान लीजिए कि किसी कानून निर्माता को सदन के सत्र से मतलब 40 दिन पहले और सदन के सत्र के दौरान और सदन के सत्र के 40 दिन बाद तक कोई गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक। लेकिन किस मामले में, दीवानी मामले में, अगर कोई दीवानी मामला है तो उसमें जो भी कोई संसद का सदस्य है, राज्य विधानमंडल का सदस्य है या विधायिका संबंध है, तो वो क्या हो 40 दिन मानी सत्र चालू हो रहा है 4 फरवरी से, तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। किस मामले में, सिर्फ सिविल दीवानी मामले में, यानी सिविल कोर्ट मामले में, ठीक है। हालांकि आपराधिक मामले में से कोई छूट नहीं मिलती है, ठीक। तो ये हालांकि एक बात है, ये यूपीएससी फंसा देगा आपको किस तरह से, यहाँ ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये सदन के द्वारा बनाए गए कानून है, ठीक। अब दोनों सदनों के नियम हैं, जैसे कि कुछ नियम यह है कि अज्ञात व्यक्तियों को बाहर करने का अधिकार, यानी गैर सदस्यों को सदन कार्रवाई से बाहर करने की शक्ति दी गई है सदन को। जो संसदीय परंपराएं हैं, न्यायिक व्याख्याएं हैं वो हैं, और प्रक्रिया के नियम हैं उस पर भी कुछ विशेष अधिकार हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि कौन कौन से विशेष अधिकार हो सकते हैं, तो संसद को किसी भी जो दंड योग्य आरोप है, अपराध है, उसके लिए किसी सदस्य की गिरफ्तारी हो गई हो या उसकी हिरासत कर ली गई हो, कारावास हो रिहाई हो, उसके संबंध में तत्काल जानकारी लेना सदन का अधिकार है, ये बात है, ठीक है। अब आता है कि इन सारे विशेषाधिकारों का जो उल्लंघन होता है तो सदन की अवमानना भी होती है। तो उल्लंघन जो होता है, विशेषाधिकार का उल्लंघन जो होता है वो सदन की अवमानना से अलग होता है। यानी कि जो एक विशेषाधिकार का उल्लंघन होगा और एक सदन का अवमानना होगा, दोनों दो बातें हैं, ठीक। तो अगर अवमानना कौन सा होगा, तो मान लीजिए कि सदन के कामकाज में जो बाधा उत्पन्न कर रहा हो, ठीक, जो ऐसे सदन के किसी सदस्य या अधिकारी के कर्तव्य में बाधा उत्पन्न कर रहा हो, ठीक, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे माने की बाधा उत्पन्न करने की उसमें प्रवृत्ति हो तो भी होगा। सदन को यह सुनिश्चित करने के लिए एकमात्र प्राधिकारी है कि सदन की अवमानना हुई है या नहीं, अवमानना हुआ है या नहीं, ये कौन तय करेगा, ये सदन ही तय करेगा, संसद ही तय करेगा, कोई अदालत इसकी तय नहीं कर सकती। और इसके लिए मतलब सदन द्वारा जो किसी दोषी को अवमानना के लिए हिरासत में जेल भेजने की जो अवधि होती है वो सत्र की अवधि तक सीमित होती है, यानी जो सत्र जब तक चलेगा तभी तक जो है उसको जेल भेजा जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कोई सदस्य अगर दोषी पाया जाएगा तो उसको निलंबित किया जाता है, उसको निष्कासन किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। एक होता है प्रिविलेज कमेटी। अभी हाल ही में प्रिविलेज कमेटी मुद्दे में थी क्योंकि महुआ मोइत्रा केस में मैंने आपको पढ़ाया था मैगजीन वाली क्लास में। ये क्या होता है, एक संसद की अस्थायी संसदीय समिति है, दोनों सदनों में गठित होती है। इंपॉर्टेंट है, संसदीय समितियां, सवाल बनते हैं। तो प्रिविलेज कमेटी न्यूज में थी क्योंकि महुआ मोइत्रा केस में प्रिविलेज कमेटी ने अपना फैसला सुनाया था, मैंने आपको मैगजीन में पढ़ाया था, ठीक है। तो ये अस्थायी संसदीय समिति है, आपको ध्यान देना है, दोनों सदनों में गठित होती है। लोकसभा से संबंधित समिति में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से संबंधित समिति में मात्र 10 होते हैं, ठीक। अब लोकसभा से समिति में सदस्यों को जो है लोकसभा अध्यक्ष नामित करेगा और राज्यसभा जो समिति होगी उसको राज्यसभा जो सभापति है वो नामित करेगा। कार्य क्या करेंगे कि जो सदन के संसदन का या उनके सदस्यों का विशेष अधिकार जो उल्लंघन होता है उससे जुड़े प्रश्नों की जांच करते हैं। यही प्रिविलेज कमेटी का काम होता है। अब ये तर्क है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के लिए छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। ये हो गया। अब ये वाला आर्टिकल मैंने उनको पूरा कंप्लीट करा दिया। आर्टिकल 122 वगैरह आप जानते होंगे, बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि जो है
अब यहाँ ये महुआ मोहितर वाला केस आ गया। हाल ही में लोकसभा की जो आचार समिति थी, एथिक्स कमेटी थी, हाँ वो प्रिविलेज कमेटी दूसरी होती है, और एथिक्स, सॉरी एक चीज़ और, महुआ मोहित्रा केस में ये प्रिविलेज कमेटी नहीं थी, ये महुआ मोहित्रा कमेटी में एथिक्स कमेटी थी, ठीक है। प्रिविलेज कमेटी दूसरी होती है जो क्या करती है, विशेषाधिकार का उल्लंघन करती है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि ये संसद की अस्थायी समिति है, प्रिविलेज कमेटी, और एक होती है एथिक्स कमेटी, ठीक है, एथिक्स कमेटी ऑफ लोकसभा। ये भी ध्यान देना, इसमें भी अध्यक्ष द्वारा अधिकतम नामित 15 सदस्य होते हैं, उसमें भी 15, इसमें भी 15, ठीक। और वे 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए बने रहते हैं। करते क्या है कि अध्यक्ष मान लीजिए किसी सदस्य का जो अनैतिक आचरण है उसकी जांच करने के लिए उसको सिफारिशें करेगा, और वो क्या करेंगी कि जो उनका जांच करेंगी, और जांच करने के बाद जो है उसका अपना रिपोर्ट देती हैं, और सदन में जो है वो वोटिंग होती है, फिर वो मान्य होता है। तो पहली बार जो एथिक्स कमेटी है लोकसभा में 2000 में बनी थी, और राज्यसभा में 1997 में गठित की गई थी। तो क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि हाल ही में लोकसभा की आचार समिति यानी एथिक्स कमेटी ने एक सदस्य को अवैध रूप से उपहार व परितोषण, यानी कि अवैध रूप से किसी कार्य के लिए जो है उपहार लिया था, धन का परितोषण, यानी कुछ ऐसा जो है आरोप उन पे लगा, और उसी में उनको सदन से निष्कासित कर दिया गया। निलंबन अलग होता है, निष्कासित अलग होता है, ठीक है। ये मैंने आपको मैगजीन वाली क्लास में बताया था। निष्कासित जब हो जाएंगे तो आपको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, ठीक है। निलंबन मतलब उस सत्र के लिए निलंबित होते हैं, आपको अगले सत्र में फिर वापस बुला लिया जाता है। तो निष्कासन क्या है, निष्कासन का संवैधानिक अधिकार यह है कि संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन या कोई भी ऐसा सदन की अवमानना का दोषी पे जाएगा तो उसको क्या कर सकते हैं, निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है, ठीक है। अब इसके निष्कासन के लिए क्या है, प्रस्ताव को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। यूपीएससी सवाल यहाँ पूछ सकता है कि निष्कासन के लिए जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, ऐसा स्टेटमेंट बना देगा, नहीं, आपको साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक। और हमेशा जो है निष्कासन के लिए आचार समिति जो है वो नहीं होती है, ये इस मामले के लिए आचार समिति बनी थी, ठीक। कुछ खास मामलों के लिए बनती है। अब इसका कानूनी अधिकार क्या है कि सदन की कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था बनाए रखने के सदन का जो पीठासीन अधिकारी है वो किसी भी सदस्य को बाहर जाने का जो आदेश है वो दे सकता है। अत्यधिक कदाचार के मामलों में जो सदस्यों के लिए अयोग्यता व्यक्तियों से सदन से युक्त मुक्त करने के लिए सदस्य को निष्कासित भी कर सकता है। मतलब अयोग्य व्यक्ति होंगे तो वो क्या करेगा कि जो कदाचार को फॉलो करने के लिए, यानी जो कदाचार जो है जिस प्रकार का मेंटेन किया गया है, डेकोरम को मेंटेन करने के लिए जो अयोग्य व्यक्ति होगा उसको बाहर करने के लिए जो अध्यक्ष है वो अपना आदेश दे सकता है। और अनुच्छेद 122 के प्रावधानों के अनुसार कि आप जानते हैं ऊपर मैंने पढ़ाया इसको कि न्यायपालिका की जो कथित अनियमितता उसके आधार पर किसी भी सदन की कोई कार्रवाई की जांच नहीं करेगी, यानी कि न्यायालय जो है सदन की कार्रवाई की जांच नहीं कर सकती है, ठीक है। आपको इस पर ध्यान देना है, ठीक, आर्टिकल 122 के तहत। और उसी तरह से आर्टिकल 121 के तहत न्यायालय के जो सदन में किसी भी जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों के आचरण की चर्चा नहीं हो सकती है, ऊपर मैंने आपने देखा होगा। अभी ध्यान रखने योग्य तथ्य यह है कि निष्कासन और अयोग्यता एक समान है। अभी मैंने बताया ना कि निष्कासन और अयोग्यता जो होती है दोनों अलग अलग होती है, ठीक। अयोग्यता का तथ्य क्या होता है कि जो कोई सदस्य आगे चुनाव नहीं लड़ सकता, और निष्कासन होता है कि मतलब चुनाव लड़ सकता है, ठीक। निलंबन भी अलग चीज होता है। निलंबन मतलब उसी सत्र के लिए जो है निलंबित होगा, निष्कासन मतलब निष्कासित कर दिया गया, यानी कि उसको अब वो चुनाव फिर से उसको लड़ना है, और लेकिन उसके लिए योग्य है वो। और जो अयोग्य घोषित हो जाएगा उसके लिए क्या होगा कि मतलब उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। और उसके लिए अयोग्यता के लिए कौन कौन सी बात है, तो निष्कासन के लिए तो आप चुनाव लड़ने के लिए योग्य होते हैं, पर अयोग्यता की बात आती है तो संसद के किसी सदस्यों की अयोग्यता कब घोषित होती है, तो आप जानिए। इस पर मैंने आपको 2-3 चीजें बताऊंगा आपको। देखिए, अयोग्यता संबंधित प्रश्न बने हैं यूपीएससी में, पीवाईक्यू उठाइएगा, आप देखिएगा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को कई बार पूछा गया है मेंस में, प्रीलिम्स में भी, ठीक है। तो इसकी धारा 831 के तहत बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक कारावास की सजा सुनाई गई, मतलब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक की सजा हो गई या 2 वर्ष तक की, ठीक है, तो उसे उस तिथि में अगर जब दोषी ठहराया जाएगा तो वहीं से वो अयोग्य घोषित हो जाएगा, और 6 वर्ष तक उसको चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा। यही केस हुआ था राहुल गांधी के मामले में, जिसमें क्या था, डिफेमेशन का केस था, यानी कि जो है कि मानहानि का केस था। उसमें 2 साल की उनको सजा हुई थी, और इसी 2 साल की सजा, मैक्सिमम सजा थी 2 साल मानहानि के लिए, और उसी 2 साल की सजा पर उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है उससे राहत दे दी। तो उसमें क्या था कि 6 साल तक के उनको जो है अयोग्य मान दिया जाएगा चुनाव लड़ने से। ये कौन बोलता है, ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 बोलता है। और इसी आधार पर 10वीं अनुसूची क्या बोलती है कि 10वीं अनुसूची यह है कि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के प्रावधानों का दल बदल अगर कर रहा है तो वो भी अयोग्य हो जाएगा। तो अयोग्य
अयोग्य घोषित करने के लिए कौन से ग्राउंड हो गए? पहला, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, इसमें अगर 2 साल से या 2 साल से अधिक की सजा हो तो वो अयोग्य होगा। दूसरा, 10वीं अनुसूची यानी दल बदल कर रहा हो तो वो अयोग्य होगा। संविधान का 102(1) और 191(1) ये भी बताता है कि कुछ मतलब शर्त देता है कि अयोग्यता के लिए कौन सा, यदि वो कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है केंद्र या राज्य सदस्य में, केंद्र या राज्य सरकार में, तो वो अयोग्य घोषित होगा। यदि वो मानसिक रूप से विकृत या अदालत द्वारा ऐसा घोषित हो तो वो भी क्या होगा? वो भी अयोग्य घोषित होगा। ठीक है, वो क्या होगा कि अनुमोदित दिवालिया हो, ठीक, वो दिवालिया हो तो भी वो अयोग्य घोषित होगा। यदि वो भारत का नागरिक नहीं हो, किसी अन्य देश का नागरिकता हासिल कर ली हो तो भी अयोग्य होगा। और जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित हो तो वो तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सारे ग्राउंड होते हैं अयोग्य घोषित होने के लिए, निष्कासित के लिए नहीं। और मैं आपसे एक सवाल आपको और बन सकता है जहां मैं आपको बता दूं कि लाभ का पद का धारण करने का जब मान लीजिए कि कोई पद है तो लाभ का पद धारण है करना है कि मतलब क्या उसका ग्राउंड होगा लाभ का पद धारण करने का, वो कौन तय करेगा? वो तय करेगा संसद। और किसी सदस्य ने लाभ का पद धारण किया है कि नहीं और वो पद मतलब सदन में है और वो मामला उठ गया कि वो लाभ के पद पे हैं, तो उसकी जो मतलब न्यायिक जांच कौन करेगा? तो न्यायालय होगा। ठीक है, उसकी जो सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट जो होंगे वो क्या करेंगे कि आपका जो है लाभ के पद पर धारण है कि नहीं है उसका भी निश्चित कर लेंगे। हालांकि ग्राउंड कौन तय करेगा? वो सदन तय करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है लाभ के पद का। तो राहुल गांधी का केस था, ये भी न्यूज में रहा। क्यों? क्योंकि जो है 2 साल की जो है उनको सजा सुनाई गई थी और 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उनको जो है ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा का पालन करना था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बाद में जो है इसको नल अवॉइड कर दिया था, यानी हटा दिया था इस बात को। अभी आप देखिए 10वीं अनुसूची, ये भी आपको ध्यान देना है। 10वीं अनुसूची का आर्टिकल 102(1) और आर्टिकल 191 क्लॉज 1 को भी ध्यान देना है। ये सारे क्या चीज़ हैं? ये सदन की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न है, बेसिक है, आप लोग जानते होंगे। अब आता है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून ये है। तो ये भी बहुत अच्छा कंटेंट है क्योंकि यहाँ से सवाल बन सकते हैं, बार बार न्यूज में रहता है। तो जो महाराष्ट्र विधानसभा उसके अध्यक्ष ने दल बदल विरोधी कानून के तहत क्या है कि जो विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली मांग थी सभी याचिकाएं खारिज कर दी। क्यों खारिज कर दी? अभी आप जानते होंगे कि जो महाराष्ट्र में कई सारी पार्टियों में टूट हुई। जैसे शिवसेना का जो उद्धव गुट था उसमें से जो है कि बहुत सारा जो है 2 गुट बटा। इसी तरह से जो एनसीपी पार्टी थी उसमें भी अजीत पवार वाली जो है गुट वो भी बट करके भाजपा के साथ चली गई और भाजपा ने सरकार बना लिया। और जो महाविकास अघाड़ी थी, एमबीए सरकारी थी, वो गिर गई, ठीक, कांग्रेस वाली। तो इसी बात पर क्या हुआ कि महाराष्ट्र के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने क्या बोला, उनके समझ ये प्रस्ताव आया है कि जिन्होंने दल बदल किया है उनके खिलाफ जो है दल बदल कानून वाली जो है अयोग्य ठहराया जाए उनको। तो इस मांग को जो है खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो उसका ग्राउंड क्या है और अयोग्यता के आधार क्या होते हैं, अपवाद क्या होते हैं, वो लोग हम लोग समझेंगे। दल बदल होता क्या है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में इसके माध्यम से 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। अभी आपने ऊपर पढ़ा ना, अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा? 10वीं अनुसूची। तो आपको बताया गया था ना कि 10वीं अनुसूची में क्या है कि सदस्यों से संबंधित अयोग्यता है, यानी किस प्रकार से वो अयोग्य घोषित होंगे वो बताया गया है। ठीक इसी तरह से आप देखिए कि 52वां संविधान संशोधन है उसमें 1985 में आया था, उसी के माध्यम से 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। और इसमें क्या है कि जो दल बदल किया जा रहा है, यानी जो पार्टी बदल रहा है उससे संबंध में निर्णय अयोग्यता के लिए, उस निर्णय लेने के लिए सदन का पीठासीन अधिकारी है वो निर्णय लेता है। इसी बात को यहाँ पे बताई गई है। और कौन कौन सा आधार होता है जिसके आधार पर उसकी सदस्यता समाप्त होगी, तो वो आधार समझिए। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपना दल छोड़ दे, यानी जिस पार्टी से चयनित हुआ उस पार्टी को छोड़ दे, अयोग्य घोषित हो जाएगा। यानी और दूसरा है कि सदन में अपना राजनीतिक दल है, जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के कोई विधायक है और कांग्रेस पार्टी ने बोला कि आपको जो है भाजपा को वोट नहीं करना है, ये बात आप व्हिप जारी कर दिया, तो उस निर्देश के विपरीत हुआ और दल का अनुमति प्राप्त पूर्व किए बिना अगर कोई मतदान कर दिया है, उसके निर्देश के विपरीत मतदान किया, तो वो भी या मतदान से अनुपस्थित रहा और 15 दिनों के भीतर वो बताया नहीं कि हम क्यों अनुपस्थित थे, मतलब अब्सेंट क्यों थे, तो क्या होगा, वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई निर्दलीय सदस्य जो है चुनाव जीता है और वो क्या हो कि कोई किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाए तो वो अयोग्य हो जाएगा। यदि कोई मनोनीत सदस्य है, ठीक है, मान लीजिए कि किसी विधानसभा अध्यक्ष के पास या जो राज्यसभा में आप जानते होंगे 12 जो है राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, तो 12 सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति अगर 6 महीने के अंदर जो है
सीट ग्रहण करने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए तो भी अयोग्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, तो अयोग्यता के लिए ये सारे आधार होते हैं। अब होता है कि दल बदल कानून के अपवाद क्या हैं। तो दल बदल कानून जो होता है किसी राजनीतिक दल को किसी अन्य दल में विलय करने की अनुमति देता है, पर किस ग्राउंड पे कि 2/3 विधायक जो हैं उसके विलय करने के पक्ष में हो। मतलब आप समझिए कि 100 विधायक है, मान लीजिए कि 90 विधायक है, मान लीजिए 90 विधायक है, 90 विधायकों की एक पार्टी है, उसमें से 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3 मतलब जो विधायक है वो बोल रहे हैं कि हमें इस पार्टी से विलय करके दूसरे पार्टी मतलब गठबंधन सरकार बनानी चाहिए, तो विलय हो सकता है या पार्टी बदल सकते हैं, 2/3 बहुमत। लेकिन 2/3 बहुमत से कम होंगे तो जितने लोग पाला बदलेंगे वो लोग क्या होंगे, अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ठीक है, और यदि कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति चुना जाएगा तो वो अपने दल से इस्तीफा दे सकता है और यह पद छोड़ने के बाद फिर से उस दल में शामिल हो सकता है। इसका बताया गया है। ठीक है, अभी एक बात है कि पीठासीन अधिकारियों के लिए, जो मान लीजिए पीठासीन अधिकारी मतलब राज्य जो विधानसभा के अध्यक्ष या जो लोकसभा के अध्यक्ष, इनके लिए क्या है कि दल बदल विरोधी मामलों पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने वाला कानून नहीं है। मतलब यह कि आपके पास पर्याप्त समय है, आप जब तक जो है निर्णय दे लो, उसमें कोई मतलब इसमें कि अभी तक जो है नियम ये नहीं है कि आपको इतने समय के अंदर ये निर्णय देना है। व्हिप क्या होता है, अभी व्हिप जारी करना बहुत बार आप लोग सुनते होंगे कि व्हिप जारी किया गया, भाजपा ने व्हिप जारी किया, कांग्रेस ने व्हिप जारी किया। क्या है ये? दल बदल विरोधी कानून का नियम 2 बोलता है कि सदस्यों को दल के व्हिप और नीतियों के पालन के दायरे में रखता है। व्हिप का तात्पर्य क्या होता है कि मतलब दल के, मान लीजिए कोई पार्टी है, उसने लिखित निर्देश दिए हैं और लिखित निर्देश दिए हैं, निश्चित निर्देश दिए हैं कि अपने सदस्यों को कि ये आपको पालन करना है। और ये क्या होता है, निर्देश जारी करने के लिए जो सदस्य होता है जो निर्देश जारी करेगा उसको बोलते हैं व्हिप या सचेतक। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से हमको विरासत में मिला है। ठीक है, ब्रिटिश में विधि निर्माताओं को व्हिप के माध्यम से दल के आदेशों का पालन करना होता है, वहीं से हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। ठीक, तो ये वाला आर्टिकल आपका कंप्लीट हो गया। चौथा आर्टिकल पर हम लोग आते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। हाल के विश्लेषण से पता चला कि 2019 के बाद से राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी करते थे उनकी संख्या में गिरावट आई है। 2022 में कोई भी अध्यादेश जारी नहीं किया गया। कारण क्या था? कारण ये था कि मजबूत सरकार है, वो जो चाहती है वो बना लेती है कानून। ठीक है, उसके पास अध्यादेश जारी करने की कोई बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कोई सत्र बनता, अभी हाल ही में आप जानेंगे विशेष सत्र बुलाया गया था, अभी हाल ही में विशेष सत्र बुलाया गया था। किस लिए? नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बना था, यानी महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए जो बात करनी थी उसके लिए विशेष सत्र बुला लिया गया। तो यही होता है ना कि मतलब मजबूत सरकार जब होती है, विपक्ष की सरकार है, जब विपक्ष कमजोर होता है सरकार मजबूत होती है तो आपको अध्यादेश जारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, यही गठबंधन के सरकारों में आप देखे होंगे, हाल के जब गठबंधन सरकारें थी 10 वर्ष पहले, तो बहुत सारे जो है ये अध्यादेश वगैरह जारी किए जाते थे। हालांकि ये विश्लेषण जब हुआ 2019 के बाद से राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की संख्या में गिरावट आई है। तो अध्यादेश ये न्यूज में रहा। तो राष्ट्रपति और अध्यादेश को जारी करने की शक्ति क्या होती है वो चीज़ हम लोग जानते हैं। हालांकि एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा छूट गया था, ये देखिए कि 10वीं अनुसूची में अगर कोई निर्णय किसी स्पीकर ने ले लिया है तो क्या है, इसमें बताया गया है कि इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर का निर्णय क्या है, जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। किस केस में बोला था कि हो तो होलोहन बनाम जलाचू अन्न विवाद, इसके बाद में बोला था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो भी स्पीकर निर्णय लेगा वो क्या हो, न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यानी जो महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष ने निर्णय ले लिया है, सुप्रीम कोर्ट इस पर न्यायिक समीक्षा करेगा और जो असंतुष्ट लोग होंगे वो लोग जो है जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप जानते होंगे। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बोला था कि जो 10वीं अनुसूची है इसमें अयोग्यता संबंधी जो याचिका है उस पर अध्यक्ष द्वारा 3 महीने के भीतर निर्णय ले लिया जाना चाहिए, ये इसमें बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ आपने देखा नहीं कि कोई समय सीमा निर्धारित करने वाला कानून नहीं है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बोला कि मैक्सिमम 3 महीने आप लीजिए और अपना निर्णय दे दीजिए, 3 महीने से ज़्यादा लेट ना हो। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तो ये आपने इस कानून वाला जो था, ये वाले आर्टिकल में आपने देखा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है, इसमें क्या है कि जब राज्य या केंद्र सरकारें विधायिका की स्वीकृति के बिना कानून बनाएगी तो उसे अध्यादेश कहते हैं। मतलब कि अगर आप देखिए कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में से या संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सत्र अगर वो मैंने मान लीजिए कार्रवाई में न हो, जैसे मान लीजिए राज्यसभा तो कभी विघटित होती नहीं है, लोकसभा का सत्र नहीं चल रहा है और कोई आकस्मिक बहुत जरूरत है, ठीक, या बहुत अति आवश्यकता है किसी कानून की, तो उस वक्त जो है अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ये एक अस्थायी प्रावधान होता है, जारी
तभी किया जाएगा जब जो संसद जो होगी वो सत्र में नहीं होगी। ठीक है, और ये इस अध्यादेश जारी करने का जो प्रावधान है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारत शासन अधिनियम 1909 और 1935 में भी था। यानी 1861 से ही जो है हमारे पास अध्यादेश जारी करने की शक्तियां हैं, अध्यादेश जारी होते हैं। और इसके जो उपबंध हैं वो कब किए गए हैं, तो कल ही मैंने क्लास में बताया था कि अध्यादेश जारी करने के उपबंध जो है आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति के पास है और 213 में जो है वो राज्यपाल के पास है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 123 क्या बोलता है, सांसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है और 213 राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है। ठीक है, जो अध्यादेशों की जो शक्ति होती है और प्रभाव वो विधायिका के द्वारा जो पारित कानून होगा उसी के समान होती है और ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं। सदन जब अध्यादेश क्या होता है, अध्यादेश सदन का जो अगला सत्र शुरू होगा उसके शुरू होने की तिथि के मात्र 6 सप्ताह तक ही जो है वो वैध रहता है। ठीक, अब एक बात है, अब एक चीज़ ये है कि दोनों, यदि राष्ट्रपति और राज्यपाल इसे वापस लेता है तो क्या दोनों सदन इसे अस्वीकार करते हुए रिजोल्यूशन पारित कर देते हैं तो अध्यादेश पहले भी समाप्त हो सकता है। ठीक है, अब राज्य विधायिका के मामले में अस्वीकार करने वाला संकल्प विधानसभा द्वारा पारित होता है और विधान परिषद द्वारा तो सहमति व्यक्त की जाती है। ठीक, अब अध्यादेश, एक बात है कि अध्यादेश सिर्फ उन्हीं मामलों पे जारी किए जाएंगे जिन पर सदन या राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा बात जिसपे सदन या राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना सकते उस मामलों पे अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, यानी उसकी वही संवैधानिक सीमाएं होंगी जो राज्य या संसद के विधानमंडल द्वारा बनाए गए जो है कानून की होती है। ठीक है, अब यानी किसी राज्य का राज्यपाल जो है निम्नलिखित मामलों में राष्ट्रपति के निर्देश के बिना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। कौन सा, यदि समान उपबंधों वाला जो मतलब विधेयक हो जो राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, यानी मान लीजिए कोई ऐसा विधेयक हो जिसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी है, वैसे बिना मतलब राष्ट्रपति की स्वीकृति लिए बिना राज्य का राज्यपाल कानून या अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है, राज्यपाल समान उपबंधों वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर रखना आवश्यक समझे, मतलब उसका विवेकाधिकार है। यानी अगर वो समझता है कि इनसे किसी हाई कोर्ट के संबंधित राज्य के हाई कोर्ट की शक्तियां कम हो रही हो या संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो या उसके विवेक में लगता है कि इसको राष्ट्रपति के लिए रखा जाना चाहिए तो उस पर जो है अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। ठीक है, यदि समान उपबंधों वाला राज्य विधानमंडल कोई अधिनियम राष्ट्रपति की सहमति के बिना अमान्य हो गया है तो उस पर भी जो है ये क्या है, राज्य का राज्यपाल जारी अध्यादेश नहीं कर सकता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है। कौन सा, आरसी कूपर बनाम भारत संघवाद, यानी ये बोला गया है कि राष्ट्रपति के फैसले को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती सुप्रीम कोर्ट में कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यह साथ ही अगर अध्यादेश को मुख्य रूप से विधायिका में बहस और चर्चा से बचने के लिए पारित किया गया है तो उसे चुनौती दी जाएगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है कि आरसी कूपर में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि अगर ऐसा लगता है कि अध्यादेश किस लिए जारी किया गया कि अगर सदन में चर्चा से बचा जाए तो उस पर चुनौती दी जाएगी। डीसी वादा बनाम बिहारवाद में कहा गया था कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही जो है अध्यादेश जारी किए जाएं, कानून बनाने की शक्ति का प्रयोग इसका विकल्प के रूप में न किया जाए। कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्यवाद, ये सब आपके जो है इसमें लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं। ये बोला गया कि न्यायालय ने माना कि अध्यादेश जारी करते समय राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो शक्ति या संतुष्टि का दुरुपयोग जो है न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यानी अगर कोई राज्यपाल या राष्ट्रपति जो न्यायिक समीक्षा के जो दायरे से बाहर हट करके, मतलब ये संवैधानिक प्रावधानों के दायरे से बाहर हट करके या किसी अन्य प्रकार के जो जिस तरह से चर्चा से बचने के लिए ऐसा कोई कानून बनाते हैं सदन में, सदन के अलावा एक विकल्प के रूप में, तो उस पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यानी कोई जुडिशियल रिव्यू के दायरे में आता है जो अध्यादेश है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है कुल मिलाकर के। अब आता है संसद का सचिवालय, 5वां वाला आर्टिकल, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो है 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो जो आपको मैंने पहले कल ही क्लास में बताया था कि जिन व्यक्तियों पे जिस चीज़ों पे 50 वर्ष पूरे हों, 75 पूरे हों, 100 वर्ष पूरे हों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वहाँ से सवाल बनते हैं। तो कल जो हम लोगों ने पढ़ा था 50 साल किसका पूरा हुआ था, बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन था उसका पूरा हुआ था, कल हम लोगों ने उसको पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संसद के गठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो इस दौरान संसदीय सचिवालय है दोनों सदनों राज्यसभा लोकसभा की प्रक्रियाओं, परंपराओं और विधायी ज्ञान का संरक्षक रहा है। तो इस पर हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग कि जो संसद का सचिवालय, सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। अब हम लोग इसके संवैधानिक प्रावधानों को समझेंगे और उसकी स्ट्रक्चर क्या है वो समझेंगे। इसके बाद हम लोग जो है डिसेंट्रलाइजेशन पे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि यहाँ से सवाल तो हर साल ही बनते हैं।
ठीक है, तो शुरू करते हैं। संवैधानिक प्रावधान क्या है इसके वो देखते हैं। आप जानते होंगे आर्टिकल 98, लक्ष्मीकांत ने आपने पढ़ा होगा कि ये संसद के प्रत्येक सदन में क्या होता है, एक अलग सचिवालय स्टाफ होता है आर्टिकल 98 के तहत। और संसद जो है कानून के द्वारा संसद के जो प्रत्येक सचिवालय कर्मचारी उसकी भर्ती करेगी, नियुक्ति करेगी, सेवा शर्तों को विनियमित करेगी, लेकिन रेगुलेट करेगी। हालांकि ऐसा कोई कानून अभी तक पारित नहीं हुआ है। हालांकि वो जो है सचिवालय जो है अपना जो है कि संसद अपना सचिवालय की जो है भर्ती, नियुक्ति, सेवा शर्तों की अपने आप से जो है उसका विनियमन करती है। और यह अनुच्छेद जो है संसद के दोनों सदनों के लिए सम्मिलित पदों के सृजन की भी अनुमति दे देता है। ठीक है, आर्टिकल 98 यानी बताया गया कि संसद का प्रत्येक सदन का जो है अलग सचिवालय स्टाफ होगा, यानी राज्यसभा का अलग होगा और लोकसभा का अलग होगा। सचिवालय का काम क्या होता है, सचिवालय उसी तरह से आप देख लीजिए आर्टिकल 187 है, वो राज्य विधानमंडल के लिए है। यानी कि जिस तरह से आप संसद, जिस तरह से आपका लोकसभा राज्यसभा के लिए, उस तरह से राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद के लिए भी जो है एक अलग से स्टाफ होता है, सचिवालय स्टाफ होता है, वो कार्य करता है। तो सचिवालय के कार्य क्या होते हैं, तो संसद के काम जो सदन है उसका प्रभावी कामकाज के लिए सहायता उपलब्ध कराता है, वेतन और अन्य भत्तों का भुगतान करता है, विभिन्न संसदीय समितियों को सेवाएं देता है, सचिवालय सेवाएं, प्रतिदिन कार्रवाइयों का रिकॉर्ड तैयार करता है, उसको प्रकाशित करता है, रिसर्च एंड उसका डेवलपमेंट के लिए जो है अन्य प्रकार के जो रेफरेंस जो मटेरियल होता है उसके लिए डॉक्यूमेंट बनाता है, और महासचिव द्वारा जो पीठासीन अधिकारी उसको सहायता और सलाह देता है। ये काम होता है सचिवालय का। ठीक है, तो आप जानते हो कि राज्यसभा और लोकसभा कब अस्तित्व में आए थे, 1952 में आए थे। लोकसभा के सचिवालय को संसदीय सचिवालय कहा जाता रहा था, और राज्यसभा के लिए जो है राज्य परिषद सचिवालय, बाद में इसका नाम बदल के राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय कर दिया गया। तो इनके कार्यों को जो है 10 मतलब इनको फंक्शनल आधार पर 10 सेवा में वर्गीकृत करते हैं। 10 सेवा में क्या है, विधायी है, कार्यकारी है और प्रशासनिक सेवाएं हैं, ये और रिपोर्टिंग सेवाएं हैं, अन्य चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ एक बात समझने वाली है कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा का जो सभापति हैं अपने अपने सचिवालयों में नया पद सृजित कर सकते हैं। ठीक है, और दोनों सदनों का जो महासचिव होता है वो उसका पद क्या होता है, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी के समकक्ष होता है। ठीक है, वरीयता की सूची में कैबिनेट सेक्रेटरी को 11वें स्थान पे है, और जबकि लोकसभा के महासचिवों और राज्यसभा के महासचिवों को 23वें स्थान पे है। हालांकि जो मतलब पद है उसके समकक्ष है, वरीयता में वो नीचे है भले। ठीक है, संरचना में देखते हैं तो लोकसभा का सचिवालय देखें तो इसमें क्या है कि लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में कार्य करेगा। प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा, लोकसभा महासचिव। और अभी हाल में देखिए कि राष्ट्रपति ने लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन से इसको जो है इसको क्या है कि इसका नियम बनाया है। कौन सा नियम, भर्ती और सेवा की शर्तें, लोकसभा सचिवालय नियम 1955। इसी तरह से राज्यसभा का सचिवालय राज्यसभापति के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसका प्रमुख कौन होगा, महासचिव होगा। और राष्ट्रपति ने भी जो इसके लिए नियम बनाया है जो कौन सा है, भर्ती सेवा शर्तें राज्यसभा सचिवालय नियम 1957। ठीक है, तो ये आर्टिकल कंप्लीट, बस खत्म। इन आर्टिकल को देखना है बस आपको 98 और 87। ठीक है, बस बाकी चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो गई। अब आता है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। यहीं से हम लोग पढ़ते हैं पंचायती राज, और पंचायती राज से जुड़े कुछ मुद्दे हैं जिस पे मैंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे, लगभग मैंने इस पे तो कम से कम 15 से 20 आर्टिकल दैनिक जागरण में लिखे होंगे। और जो दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है या बहुत सारे अखबार हैं, द हिंदू में मैंने इस पर आर्टिकल्स लिखे हैं। तो ये वाले जो आर्टिकल्स हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैंने इस पर लिखा है तो इस पर सवाल भी बने हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा, और टेलीग्राम पे मैं कई बार आपको दिखा भी चुका हूँ, भेज भी चुका हूँ, तो आप उसको देखते रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको और भी बताने वाला हूँ आगे क्लासेस में। तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया सुर्खियों में क्यों रहा कि वर्ष 2023 में जो भारतीय संविधान का जो था 73वां और 74वां संविधान संशोधन, इसके 30 वर्ष पूरे हो गए। ठीक है, तो 73वां और 74वां संविधान के संशोधन के परिणाम स्वरूप ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की यहाँ पे स्थापना हुई थी। ये इसलिए ये न्यूज में रहा है। ठीक है, इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, वो आर्टिकल को मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए आपका जो है दैनिक जागरण का नेशनल एडिशन है, ये मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है, सतत विकास में पंचायतों की भूमिका। ठीक है, और एक आर्टिकल जो है इस पे मैंने और भी लिखे हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ये वाले जो आपके आर्टिकल्स हैं वो भी मैंने लिखे हुए हैं कि ग्राम पंचायतों की बढ़ी जवाबदेही, इसको जो है आप 2022 में लिखा था मैंने। ठीक है, तो इस तरह से जो है, और इस पे सवाल बने हैं ये सारे जो है, ये जो आपके आर्टिकल्स लिखे हैं ना, ये ग्राम पंचायतों पे इसलिए लिखे थे क्योंकि जो है न्यूज में जब आते थे उसमें बहुत सारी चीज़ें आई थी, तो उस पर मैंने महिलाओं की हिस्सेदारी सहित अभी हाल ही में जो आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है, देखिए आरबीआई ने, इस पर मैंने अभी हाल ही में दैनिक जागरण में आर्टिकल लिखा था, उसको मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था शायद। ठीक है, तो उसको आप लोग जो है
देखते रहिए। पंचायती राज पे मेरा विशेष काम रहा है और मैंने अभी आपको मैं और भी चीज़ें दिखाऊंगा, जैसे कि जो यूपीएससी के कुछ क्वेश्चंस हैं और कैसे जो है सवाल बने हैं मेरे आर्टिकल से जेल सुधार पे, उसको भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो भारत में जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है उसका आशय यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों से, जैसे कि स्थानीय सरकार, जैसे कि मान लीजिए कि पंचायत है, नगर पालिका को जो शक्ति दी गई है, संसाधन है, न्याय निर्णय निर्माण है, उसके अधिकारों का जो हस्तांतरण है उसी के से इसका आशय होता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कितना जमीन तक पहुंचा है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ये होता है कि जो निर्णय का जो निर्माण हो रहा है और जो नगर पंचायतों की, नगर पालिकाओं की जो संसाधन की जो शक्तियाँ दी गई हैं, जिस प्रकार से उनको जैसे कि नगर पालिका के लिए जो शहरी निकायों के लिए 18 कार्य हैं, फंक्शनल कार्य हैं, पंचायतों के लिए 29 फंक्शनल कार्य हैं, उनको कितना प्रदान किया गया है, किस प्रकार से निर्णय निर्माण उनको जो है जीपीडीपी यानी कि ग्राम विकास में किस प्रकार से उनको जो है सहयोग दिया जा रहा है, इन सारे मुद्दों को यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो संसद ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन को जो है 1992 में पारित किया था, 93 में लागू किया था और ये महत्वपूर्ण संशोधन थे जिन्होंने भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। सबसे पहले आप जानिए, पहले प्रीलिम्स में सवाल ये पूछता है, हर साल यूपीपीसीएस तो हर साल पूछता है, यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो या यूपीएससी हो, ये पूछता ही रहता है। पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां, तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति थी, 1977-78 में अशोक मेहता समिति, 1983 में CH हनुमंत राव वर्किंग ग्रुप था, जीवीके राव समिति थी, 1986 में ML सिंघवी समिति थी और 1988 में थुंगन समिति थी। तो इम्पॉर्टेंट समितियां हैं और इनको जो है क्रम से आपको याद कर लेना है कि बलवंत राय मेहता समिति 1958, अशोक मेहता समिति 1977, हनुमंत राव समिति वर्किंग ग्रुप जो है 1983, जीवीके राव समिति 1985, ML सिंघवी 1986 1986 और थुंगन समिति 1988। ये है आपका जो है महत्वपूर्ण समितियां हैं और इसी के बाद से 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है हमें जो है ये पंचायतें और शहरी स्थानीय निकायों की शुरुआत देखने को मिली थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। तो आप देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इस अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी कि इसको संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया। और कौन सा भाग जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया। आर्टिकल देखिए 243 से लेकर के 243 ओ तक जो है यहाँ पे पंचायतों का प्रावधान किया गया है, यानी क्लॉज ओ तक 243 से लेकर 243 ओ तक क्लॉज का जो है वो इसमें प्रावधान किया गया। इसमें एक नई अनुसूची भी जोड़ी गई, उस अनुसूची का नाम है 11वीं अनुसूची। इसमें 29 जो है फंक्शनल विषय हैं, 29 फंक्शनल विषय हैं, जिसमें 29 कार्य हैं ऐसे हैं जो पंचायतों को करने हैं, ऐसा संविधान में प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, और एक बात है, अब ये राज्य पे निर्भर है कि कितना उन जो 29 विषयों में से कितना विषय जो है पंचायतों को सौंपती है। ठीक है, तो भाग 9 जोड़ा गया, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ क्लास तक उसका प्रावधान किया गया और एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी तरह से 74वें संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय निकायों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया, भाग 9 ए जोड़ा गया। ठीक, और अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक इसका प्रावधान किया गया। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 18 फंक्शनल जो है इसमें विषय थे, 18 कार्यों को जो है नगर पालिकाओं को सौंपा गया, यानी कि जो शहरी स्थानीय निकाय थे उनको सौंपा गया। तो हाल ही में जो है, अभी मैंने आर्टिकल में आपको दिखाया, मतलब सेंड कर दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन किए रहिए, वहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि बहुत से कदम कौन से उठाए गए हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान देना है। तो एक है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसको मैंने लिखा हुआ आर्टिकल में। तो ये क्या है कि जो स्थानीय विकास होती है ना, जो आप समझिए कि जो राष्ट्रीय आपदा होता है या फिर राष्ट्रीय विकास होता है, या उसमें स्थानीय स्तर की जरूरतों का सबसे अधिक जो जिसको नॉलेज होता है, किसको होता है? वो होता है जो पंचायतों को या शहरी स्थानीय निकायों को, यानी जो रह रहा होगा उसी को ना पता होगा कि हमारे यहाँ क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरतें हैं, क्या चीज़ें हैं। तो आप समझो कि जो स्थानीय विकास की ज़रूरतों के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को उत्तरदायी बनाने के लिए और उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए, मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को शुरुआत की गई है। ई ग्राम स्वराज, इस पर मैंने आर्टिकल भी इस पर लिखा हुआ है, इसको मैंने लिखा हुआ था इस पर। ये क्या है? एक यूजर के लिए क्या है कि वेब आधारित पोर्टल है जो क्या करेगा, जो ग्राम पंचायतों की योजना, लेखा जोखा, निगरानी जो करते हैं, मतलब कि इन सारे कार्यों को एकीकृत रूप से यूजर्स को देता है। मतलब आपके पंचायत में कितना काम हुआ है, कितनी पैसे खर्च हुए हैं, किस मदों पे खर्च हुए हैं, सारी चीज़ों का यहाँ पे बताएगा। ठीक है, अब आता है सबका योजना सबका विकास जन योजना अभियान, पीपुल्स प्लान कैंपेन
इसे देश भर में ग्राम पंचायतों को तैयार करने के लिए शुरू किया गया। किस तरह के? ग्राम पंचायत विकास योजना, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम GPDP को तैयार करने के लिए शुरू किया गया। बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड जो है, इसके तहत जो कुछ चिन्हित पिछड़े जिले उसमें स्थानीय स्तर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी निर्माण के लिए, कुछ अन्य आवश्यकताओं के लिए जो कमी, उसको लिए फंड दिए जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान है, ये क्या है? एक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत क्या है? एक स्वायत्त संगठन है। यह संस्थान जो है ग्रामीण विकास से जुड़े अधिकारी हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं यानी बैंकर, जो NGO अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण का कार्य करता है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है, इसके तहत जो है अलग अलग जो अनेक प्रकार के जो मानदंड एवं संकेतक हैं उस पर जो सर्वश्रेष्ठ पंचायतें जो प्रदर्शन करती हैं उनको अवार्ड देते हैं। और कब देते हैं? 24 अप्रैल को देते हैं। यहाँ ध्यान देना, 24 अप्रैल को देते हैं। स्वामित्व योजना शुरू की गई थी, अभी आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया बहुत बार, ये बहुत न्यूज़ में रहा। स्वामित्व योजना क्यों शुरू की गई थी? कि गांव के जो घरों के मालिक है उसको संपत्ति कार्ड जारी किया, उन्हें रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी कि संपत्ति का जो है अभिलेख आधार प्रदान किया जाए। जो गांव में संपत्ति के मैपिंग के लिए ड्रोन आधारित ये है स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। अभी इसी पे जो है RBI ने हाल ही में जनवरी महीने में जो है इसको एक रिपोर्ट दी थी। हाँ, जनवरी में रिपोर्ट दी थी, पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति। ठीक है। इस रिपोर्ट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की फाइनेंशियल कंडीशंस पे चर्चा की गई है। इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा क्योंकि मुझे एडिटर की तरफ से कॉल आया था, दैनिक जागरण की तरफ से, उस पर मैंने 1200 शब्दों में बड़ा आर्टिकल लिखा इस पे। ठीक है, हाल ही में दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में। ठीक है। तो पंचायती राज संस्थानों की वित्तीय स्थिति पे ये रिपोर्ट था। इस रिपोर्ट में जो यहाँ बताया गया है उससे अधिक मैंने जो है आर्टिकल में लिखा है। मैं उस आर्टिकल को आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली आपको प्रीलिम संबंधित बहुत ना कुछ चीज़ें आपको मिलता रहता है। ठीक है। तो पंचायती राज्यों की जो वित्तीय सशक्तिकरण है उसके लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान है, ये बताता है कि जो फाइनेंशियल जो सशक्तिकरण के लिए कौन कौन सा संवैधानिक प्रावधान किया गया है उसकी चर्चा कर रही है। तो आर्टिकल 243H है। ये क्या करता है कि राज्य का विधानमंडल कानून पारित करके जो राज्य का संचित निधि है ना उससे पंचायतों के लिए सहायता अनुदान का प्रावधान करता है। किस आर्टिकल के तहत? 243H के तहत क्या है? राज्य का विधानमंडल कानून पारित करेगा और राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता करेगा। और क्या करता है ये आर्टिकल कि पंचायतों को टैक्स, शुल्क, पथ कर यानी कि जो पैदल चलने वाले पथ कर होते हैं, फीस भरना, एकत्र करना, आवंटित करना, इन सब चीज़ों का अधिकार देता है। यानी आप जो है इतने कार्य जो है ये कर, शुल्क, पथ कर, फीस और एकत्र करना, आवंटित करना, ये काम कौन कर सकते हैं? ये पंचायतें कर सकती हैं। आर्टिकल 243I जो है ये बोलता है, इस आई वाला क्लॉज, कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए और वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए हर 5 साल में एक क्या होगा? स्टेट फाइनेंस कमीशन होगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन 280 के तहत वित्त आयोग है वो केंद्र में है। स्टेट फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के तहत है? 243I के तहत, जो क्या करता है? जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए 5 साल में एक बार वित्त आयोग का गठन होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। अब आता है आर्टिकल 283BB। 283B में जो मतलब ये क्या 280 कौन सा है? वित्त आयोग संबंधित है। तो उसका क्लॉज 3 का जो बी वाला क्लॉज, BB क्लॉज है, वो बोलता है कि केंद्रीय वित्त आयोग का कर्तव्य है कि राज्य में जो पंचायतों के संसाधन की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए जो उपाय हो वो किससे सिफारिश करे? राष्ट्रपति से सिफारिश करे। ठीक है। तो आपको ध्यान देना है 3 आर्टिकल्स को, जो क्या बोलते हैं? संवैधानिक प्रावधान है। किस लिए? कि राज्यों की जो पंचायतें हैं, पंचायतों को वित्तीय तौर पे सशक्त किया जाए। ठीक है। तो स्रोत कौन से होते हैं जहां से मान लीजिए उनको पैसा आएगा? तो स्रोत कौन से होंगे? जो इस रिपोर्ट में बताया गया है उस स्रोत में यह है कि राजस्व का आंतरिक स्रोत है, स्वयं के स्रोत। कौन सा? कर राजस्व। कौन सा? जैसे कि भूमि या भवन दोनों पर संपत्ति टैक्स लगा सकती है, निजी शौचालयों पर टैक्स लगा सकती है, प्रकाश टैक्स लगा सकती है, ग्राम क्षेत्र, पंचायत क्षेत्र में व्यवसाय या वृत्ति करने वाले व्यक्तियों पर कर लगा सकती है। ये कौन लगा सकता है? पंचायत लगा सकती है। गैर राजस्व, एक कर राजस्व। और कौन सा गैर कर राजस्व यानी कि बिना टैक्स का राजस्व कौन सा हो सकता है? तो पंचायत क्षेत्र में विक्रय के लिए बाहर से माल मंगाने वाले व्यक्तियों पर बाजार कर लगा सकती है। पंचायत क्षेत्र में पशुओं से विक्रय पर पंजीकरण शुल्क लगा सकती है। इसी तरह से केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से धन का अंतरण यानी शर्तों के तहत किया गया अनुदान, जैसे स्वच्छता, शिक्षा, ऐसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ये निर्धारित कर सकती है। गैर शर्त के लिए अनुदान कौन सा है? तो आप समझिए कि ये क्या है कि ये अनुदान विशिष्ट शर्तों या प्रतिबंधों के बिना दिए जाते हैं, जैसे कि इसका उपयोग स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाएगा। प्रदर्शन यानी कि जैसा कि प्रदर्शन होगा उस आधार पर जो है अनुदान दिया जाए।
विशेष श्रेणी का अनुदान जैसे कि अतिरिक्त वित्तीय सहायता के तौर पर दिए जाते हैं, जैसे जो कोई विशेष चुनौती हो, विशेष जरूरत हो उस लिए दी जाएंगे। अन्य स्रोत कौन से? मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, सांसद आदर्श ग्राम है, इसे अनेक प्रकार के विभिन्न योजनाएं हैं। और विश्व बैंक से जो है राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से जो ट्रांसफर होती है निधि वो है, विश्व बैंक से जो है अंतर्राष्ट्रीय निकायों को दिए जाने वाले अनुदान है वो सारे हैं। तो इन सारे स्रोतों के लिए जो है पीआरआईज है। कुछ स्रोत और भी हो सकते हैं, जैसे कि क्या है कि ग्राम पर्यटन जो शुरुआत की गई है सरकार हाल ही में, ग्राम पर्यटन के लिए पुरस्कार भी दिया। ग्राम पर्यटन से जो है टैक्स लगा सकती है, उस पर चुंगी लगा सकती है, अभी यहाँ पे नहीं दिया है, मैंने इसको आर्टिकल्स में लिखा है। तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आता है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। हाल ही में जो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है सीबीसी ने शहरी कार्य आवास मंत्रालय के सहयोग से जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उन पे क्षमता निर्माण पे एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य क्या था कि पूरे भारत में जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक इंटीग्रेटेड जो है अप्रोच को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। तो किसने किया? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने किया। किस मंत्रालय के सहयोग से? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से। यहाँ गलती मत कर देना, पंचायती राज के सहयोग से, ठीक है। तो उनके सहयोग से किनको? जो अर्बन लोकल बॉडीज यानी पंचायतें क्या है वो गाँव के लिए है, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो है वो शहरी स्थानीय निकाय है, ठीक है। शहरों के लिए शहरी स्थानीय निकाय बने हैं। तो इसमें 3 पहल की जो है शुरुआत की गई। इस जो ये कार्यशाला था इसमें कि जो शहरी और आवासन कार्य मंत्रालय था उसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वार्षिक क्षमता निर्माण योजना शुरू की गई। 6 अर्बन लोकल बॉडीज के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पे जो है वार्षिक क्षमता निर्माण योजना शुरू की गई थी। कौन कौन से? अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट और नागपुर और पुणे के लिए। और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग योजना के लिए निर्माण करने के लिए टूल किट का विकास किया गया, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य था कि जो आवश्यक संसाधन विकास और समृद्धि के लिए उपलब्ध कराए जाए। तो शहरी स्थानीय निकायों के बारे में समझते हैं, इनके लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं। तो ये वाला जो आर्टिकल कंप्लीट हो हम लोग समझेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के बारे में। तो शहरी स्थानीय निकाय क्या है कि लघु आकार पे स्थानीय निकाय होते हैं जो शहर को कस्बे को प्रशासित करते हैं, ठीक। अब संविधान की राज्य सूची का ये विषय है 5वां प्रविष्टि का। अर्बन लोकल बॉडीज का होता क्या है कि ये राज्य सूची का विषय है, तो अनेक राज्यों में जो अर्बन लोकल बॉडीज उसके लिए अलग अलग नियम है, अलग अलग कानून है। 74वां जो संविधान संशोधन था अभी ऊपर हमने पढ़ा, तो शहरी स्थानीय सरकारों को औपचारिक रूप से तीसरे सरकार के स्तर का मान्यता दे देता है, ठीक है। 3 प्रकार का नगर निगम का प्रावधान है हमारे 74वें संविधान संशोधन में। आपको ध्यान देना है 3 प्रकार के नगर निगम का प्रावधान है, 3 प्रकार के अर्बन लोकल बॉडीज का। कौन सा? एक नगर पंचायत, दूसरा होता है नगर म्युनिसिपल काउंसिल, तीसरा होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो नगर पंचायत किसके लिए होता है? तो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जो परिवर्तित हो रहा है क्षेत्र है, मान लीजिए कि ग्रामीण क्षेत्र है, ये गांव है और यहाँ शहर है, तो जो चीज ट्रांजिशन फेज में होगी उसके लिए क्या होगा? नगर पंचायत होगा। मान लीजिए शहर में परिवर्तित हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे विकास हो रहा है, अनेक प्रकार की जो दुकानें खुल रही हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, तो उसके लिए नगर पंचायत होगी। छोटा शहरी क्षेत्र के लिए म्युनिसिपल काउंसिल होगा, ठीक। और बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगर निगम होते हैं। किसके लिए होते हैं? बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप पुणे हो गया, ऊपर पढ़ा ना, पुणे हो गया आपका, अनेक प्रकार के जो ये भुवनेश्वर हो गया, मैसूर हो गया, राजकोट हो गया, ये सब क्या है? नगर निगम होंगे, ठीक है। तो सरकार ने बहुत सारे जो है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए जो है उपाय किए हैं। कौन सा उपाय किए हैं? राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, ये शहरी आवासन कार्य मंत्रालय ने 2021 में इस मिशन की शुरुआत की थी। ध्यान देना है, पंचायती राज ने इसको शुरू नहीं किया था, शहरी आवासन कार्य मंत्रालय ने शुरू किया था। किसके लिए? राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन की शुरुआत की थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि स्थानीय जो निकाय थे शहरों के, उस पर नागरिक केंद्रित डिजिटल क्रांति लाए जाए, यानी डिजिटल गवर्नेंस की एक रूपरेखा दी जाए और साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। इसमें 3 बात की गई थी, पीपुल का, प्रोसेस का और प्लेटफॉर्म का, 3 P की बात की गई थी। इस मिशन को किसको सौंपा गया? कार्य करने का नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर्स को सौंपा गया, ठीक है। अब एक बात है कि ये इसकी जो है प्रमुख संस्था किसके लिए? शहरी विकास प्रबंधन के लिए, रिसर्च करने के लिए। दूसरा बात है म्युनिसिपल बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। म्युनिसिपल बॉन्ड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, मसाला बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड, ये मैगजीन में आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होते हैं? नगर निगम में और अन्य निकायों के लिए धन जुटाने के लिए, मतलब पैसे जुटाने के लिए नगर निगमों द्वारा ये लिखित इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है। बॉन्ड होते हैं, लिखित इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जो अब अभी आप देखे होंगे कि लखनऊ जो है, अभी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप देखिएगा, एक आईएएस अजय द्विवेदी थे जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं।
तो वो क्या है कि वो लखनऊ के जब कमिश्नर थे ना, तो वो उन्होंने लखनऊ का जो बॉन्ड जारी किया था और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उसको सूचीबद्ध कराया था। तो वहाँ आप कार्यक्रम को देख सकते हैं, उस पर मैंने वीडियो डाला हुआ है। तो आप उसी तरह से क्या कि म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करते हैं, लिखित इंस्ट्रूमेंट होते हैं जहाँ से पैसा होता है, और इसी पैसे का उपयोग करके जो है जो नगर निगम है वो विकास कार्य करते हैं अपने क्षेत्र में। ठीक है, एक बात आ पाती है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, क्षमता निर्माण आयोग, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप सिविल सेवा की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि इसका गठन 2021 में भारत में राजपत्र एक मैंने 2021 में इसको राजपत्र के प्रकाशित जो नोटिफिकेशन इसके जरिए इसका गठन किया गया, यानी कोई कानून नहीं बना है, गैर संवैधानिक है, गैर वैधानिक है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन के जरिए इसको बनाया गया है। स्वतंत्र निकाय है, पूरी तरह से कार्यकारी और वित्तीय सहायता इसको मिली हुई है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इसको सहायता की जाती है। कार्य क्या है इसका उद्देश्य यह है कि आपको क्या करना है कि सहयोगात्मक और साझा नजरिया अपनाते हुए विश्वसनीय और समान दृष्टिकोण वाले क्षमता निर्माण को आकार दिया जाए। संरचना में इसको कौन है? अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, जिन्हें एक सचिव रैंक की अध्यक्षता मतलब होती है, सचिव रैंक का जो अधिकारी होता है वो होता है। इसकी कार्य क्या है कि सिविल सेवाओं की स्थिति पर हर साल मानव संसाधन रिपोर्ट तैयार करना, सरकारी सेवा में कार्यरत मानव संसाधनों का ऑडिट करना, सरकारी विभागों, संगठनों, एजेंसियों के बीच में समन्वय स्थापित करना, ताकि जो है कि एक सामंजस्यपूर्ण एकीकृत दृष्टिकोण विकसित हो सके। कैपेसिटी बिल्डिंग आयोग यानी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ये क्या है? आपका एक जो है अधिसूचना के जरिए गठित है। ठीक है, ध्यान देना, आप गलत मत कर देना कि वैधानिक संवैधानिक शब्द में मत फंस जाना। स्वतंत्र निकाय है, ठीक है, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के तहत आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान दिया। मिशन कर्मयोगी का प्रमुख घटक है, ये भी आपको ध्यान देना है। मिशन कर्मयोगी आपने पढ़ा हुआ कई बार, राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी का एक प्रमुख घटक है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। तो ये वाले आर्टिकल जो होते हैं अब आपका कंप्लीट होते नहीं। एक और आर्टिकल है पंचायत वाला, पेशा वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको पहले देखिए। पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पे विस्तार अधिनियम 1996, पेशा एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशा एक्ट किसकी समिति के सिफारिश पे आया था? भूरिया समिति के सिफारिश पे आया था। यूपीपीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएस का भूरिया समिति के सिफारिश पे आया था, जिनका नाम था पूरी तरह से दिलीप सिंह भूरिया। ठीक है, तो पेशा एक्ट है कि हाल ही में न्यूज में क्यों रहा कि झारखंड सरकार ने पेशा एक्ट से जुड़े जो भी नियम थे उसको सार्वजनिक विमर्श के लिए जारी किया। ठीक है, अब पेशा एक्ट क्या है इसके बारे में समझते हैं कि पेशा अधिनियम को 1996 में दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिशों पर बुलाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? जो जनजातीय समुदाय है उसका सशक्तिकरण हो और उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए। ठीक है, तो इसकी पंचायतों से संबंधित जो संविधान का भाग 9 है, यानी जो जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन में, 73वें संविधान संशोधन में, इस संविधान के जो भाग 9 के प्रावधानों का कुछ संशोधन और अपवादों के साथ क्या है, अनुच्छेद 244 के अंतर्गत 5वीं अनुसूची में आने वाले 10 राज्यों के क्षेत्रों तक इसका विस्तार करना है। 5वीं अनुसूची जो है आप नीचे जानते होंगे, देखिए 5वीं अनुसूची क्या है कि इसमें देखिए इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर राज्य के अनुसूचित जाति, किसी भी राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रशासन नियंत्रण लागू होंगे। यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ दें तो इनके छोड़कर बाकी अन्य जहाँ पे अनुसूचित जाति और मैंने SC और ST के लिए जो प्रशासन के लिए नियंत्रण होंगे वो लागू होते हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा इसका गठन होता है परिषद का। ठीक है, तो आप एक बात समझो कि इसी तरह से यहाँ पे बताया गया कि पेशा एक्ट जो 5वीं अनुसूची है उसमें 10 राज्यों को, आने वाले 10 राज्यों को जो है उस क्षेत्रों पर विस्तार करना है, और राज्य विधानसभाओं को पेशा यानी कि पेशा जो है राज्य विधानसभाओं को कानून बनाने का मतलब अधिकार देता है। कौन कौन से राज्यों में? 10 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। ये क्या है? 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र हैं। इनमें इन 10 में से 8 राज्यों में, झारखंड और उड़ीसा को छोड़कर अपने जो है सभी राज्यों ने पंचायती राज अधिनियम के तहत राज्य पेशा नियमों को तैयार किया है और अनुसूचित किया है। जो पंचायती राज मंत्रालय है, पेशा एक्ट के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए क्या है? नोडल मंत्रालय है। पेशा एक्ट क्या बोलते हैं? भीतर के भीतर संविधान। अगर आपसे सवाल पूछे कि पेशा किस एक्ट को भीतर के भीतर संविधान के भीतर संविधान कहा जाता है, तो पेशा एक्ट को कहा जाता है। ठीक है, इसकी शक्तियां क्या होती हैं? तो आप समझो कि अगर पेशा एक्ट लागू है तो आप क्या होगा कि जो भूमि अधिग्रहण होंगे उसमें जो परामर्श होगा वो अनिवार्य होगा। मतलब अनुसूचित क्षेत्र में दूसरे लोगों की जो भूमि की खरीद को रोकने के लिए, बेच जाने के लिए या हस्तांतरित भूमि के लिए फिर से कर्जा दिलाने की शक्ति होती है। ठीक,
जो सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत होती हैं, स्थानीय योजनाओं से संबंधित जो भी संस्थाएं होती हैं, जो भी लोग काम करते हैं, उस पर नियंत्रण की शक्ति होती है। लघु जल निकायों का प्रबंधन होता है और गौड़ वन उपज के स्वामित्व की शक्ति होती है। गौड़ वन उपज की और लघु जल निकाय, तालाब वगैरह की, ठीक है, गाँव में। शराब की बिक्री खपत को विनियमित करने, प्रतिबंधित करने के लिए, ग्रामीण बाजारों का प्रतिबंधित करने के लिए और अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने की नियंत्रण करने की शक्ति होती है। विकास परियोजनाएं जो होती हैं, उससे जो प्रभावित लोग होते हैं उनको पुनर्वास और पुनर्बहाली और गौड़ खनिजों के लाइसेंस के पट्टे की पूर्व मंजूरी के लिए भी जो यहाँ पे शक्ति होती है। ठीक है, तो ये किस लिए होता है? पेसा एक्ट के लिए अधीन होता है। तो पेसा एक्ट के कुछ अन्य विशेषताएं क्या हैं कि पंचायतों के संबंध में जो राज्यों द्वारा बनाए गए कानून, परंपरागत कानून सामाजिक प्रथाओं और धार्मिक समुदायों की पद्धतियों के अनुरूप होते हैं और इसमें इसकी विशेषताएं हैं। और माने कि जो भी कानून हो बनाया जाएगा राज्य द्वारा, वो क्या होगा? वो समुदाय की, जो राज्य वहाँ पे निवास करने वाले लोग हैं, उनकी सामाजिक, धार्मिक और जो परंपरागत प्रथाएं हैं उनके अनुरूप बनाई जाएंगी। प्रत्येक ग्राम की एक ग्राम सभा होगी और क्या ग्राम सभा ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नाम पंचायत के लिए निर्वाचक नियमावली में शामिल होते हैं। ग्राम सभा की भूमिका और जिम्मेदारी बताई गई है कि ग्राम सभा गांव में सभी विकास कार्यों को मंजूरी देगी, लाभार्थियों की पहचान करेगी, धन के उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र को जारी करेगी। मतलब ग्राम सभा के पास क्या है कि जो भी पब्लिक सेक्टर की स्थानीय योजनाओं की जो संस्थाएं हैं और पदाधिकारी हैं उनको नियमित करने की शक्ति होती है। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की जो परंपराओं, रूढ़ियाँ, सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के जो संसाधन है, विवाद निपटान, इसके लिए संरक्षण और परीक्षण के लिए सक्षम होगी। मतलब ग्राम सभा के पास ये अधिकार होगा कि कोई भी जो परंपराएं चली आ रही हैं, रूढ़ियाँ मतलब चली आ रही हैं, जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, समुदाय का विकास है, समुदाय के संसाधनों का जो बंटवारा है, ठीक है, जो भी कार्य कर रहे हैं या विवाद हो रहा है, उसके लिए कौन सबसे अधिक सुलह के लिए जिम्मेदार होगा? वो होगा ग्राम सभा। उसके पास अधिकार होगा, शक्तियां होती हैं। आरक्षण क्या होगा कि प्रत्येक पंचायत में एसटी के लिए समुदाय की जो आबादी है उसके अनुपात में 50% सीटों का आरक्षण होगा, जो क्या होगा? सभी स्तरों पे पंचायतों के अध्यक्ष के साथ उपबंधित होगा। मतलब 50% सीटों पे एसटी के समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण होगा, ये बात बोलता है। ठीक है, अभी महिलाओं के लिए पंचायतों में कितना आरक्षण है? 33% का आरक्षण है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अब 5वीं और 6वीं अनुसूची आप न्यूज में रहा, इसमें ना अभी बताया ना 5वीं अनुसूची के बारे में, जो क्या बोलता है कि 5वीं अनुसूची जो है ये प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य के अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के लिए लागू होते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा इस पर नियम बनते हैं। पेसा एक्ट जो है स्वायत्तता दी गई है कि पेसा एक्ट 1996 में कि 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभा के माध्यम से स्वशासन हो और जनजाति सलाहकार परिषद के पास केवल सलाहकारी परिषद है, यानी सलाहकारी है। इसके जो नियम, जो जनजाति सलाहकार परिषद है उसकी जो है क्या है, जो भी अनुशंसाएं होती हैं वो केवल सलाहकारी होती हैं, वो बाध्यकारी नहीं होती हैं। वही 6वीं अनुसूची आपने पढ़ाई होगा, इसमें आर्टिकल 244(2) और अनुच्छेद 275(1) में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। यहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती हैं। ठीक है, और 5वीं अनुसूची की तुलना में अधिक स्वायत्तता यहाँ पे है और एडीसी को जनजातीय सलाहकार परिषद की तुलना में अधिक शक्तियाँ मिलती हैं। तो 6वीं अनुसूची आप देखिए कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए प्रशासन है और यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के लिए यहाँ पे प्रावधान है। इसी तरह से आते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज पे। राज्यसभा के उपसभापतियों का पैनल, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं कि इस बार जो भी राज्यसभा के जो उपसभापति का पैनल राष्ट्रपति ने राज्यसभा के सभापति ने गठन किया, यानी कि उपराष्ट्रपति ने गठित किया है, उसमें सभी जो सदस्य हैं वो क्या है? महिलाएं हैं। यानी राज्यसभा के जो सभापति यानी उपराष्ट्रपति ने जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं उनका पैनल बनाया और उसमें सभी क्या सदस्य हैं? महिलाएं हैं। तो ये बहुत यूनिक बात है, बहुत विशेषता है इसकी, इसलिए ये न्यूज में भी है और सबसे बड़ा बात है कि ये हाईलाइटेड है। ठीक है, अब ये इस नियम के तहत क्या है, राज्यसभा के नियम के तहत कि जो सभापति है वो राज्यसभा के सांसदों में से उपसभापतियों के सदस्यों का नामित करता है और जो उपसभापति क्या होंगे कि जो सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में जो उपसभापतियां होती हैं उसमें से कोई एक जो होता है वो क्या करता है? सदन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो अभी क्या है कि हालांकि अगर सभापति या उपसभापति का पद रिक्त हो तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे। कौन? उपसभापतियां, जो मतलब अनेक लोग गठित होते हैं, उसमें कई सारे लोग होते हैं उपसभापतियों के रूप में। और एक यहाँ शब्द पर ध्यान दीजिए, सभापति और उपसभापति बताया गया है और यहाँ उपसभापतियों, मतलब कि सभापति और उपसभापति अगर न हो,
सभापति अनुपस्थित रहेगा तो अध्यक्षता कौन करेगा? उपसभापति। अगर ये भी अनुपस्थित रहे तो उपसभापतियां जो गठित की गई हैं उसमें कई सारे सदस्य, उसमें कई सारी महिलाएं इस बार हैं, सभी सदस्य महिलाएं हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति क्या करेगा? उसकी अध्यक्षता करता है सदन की। हालांकि अगर दोनों पद रिक्त हो यानी सभापति के उपसभापति, तो ये इसमें से कोई अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? राष्ट्रपति जो होगा सभापति के कर्तव्यों को निर्वहन करने के लिए किसी एक सदस्य को नियुक्त करता है। कौन? राष्ट्रपति। ये कहाँ नियम बनाया गया? ये नियम बनाया गया राज्यसभा का नियम है। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। ये सदन की अध्यक्षता करते समय उसके पास समान शक्ति होती है सभापति की, और जो नया पैनल गठित होगा तब तक वो पीठासीन रहता है। बात खत्म। अभी आपको बताया ना कि विशेष सत्र बनाया गया था, किस लिए? नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए। तो हाल ही इसलिए यही लिए जो है न्यूज में रहा कि भारत के संविधान में विशेष सत्र की शब्दावली का उल्लेख नहीं है। मतलब विशेष सत्र का जो बात की गई थी ना, अभी हाल ही में बुलाया गया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए, तो आपको ध्यान देना है कि भारत के संविधान में विशेष सत्र का शब्दावली का कोई उल्लेख नहीं है। यह शब्दावली क्या है? कभी कभी उन सत्रों के लिए उपयोग की जाती है जिन्हें सरकार विशेष अवसरों के लिए आहूत करती है। अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होगी, कम से कम यानी 2 बार संसद की बैठक होगी। हालांकि जो इसके बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा एक बैठक के बीच में। हालांकि परंपरा ये के अनुसार क्या होता है कि सदन में संसद में 3 सत्र होते हैं। ठीक है, एक शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और बजट सत्र, और जो आपका ये मानसून सत्र होता है। ठीक है, इसी तरह से उपयुक्त प्रावधान क्या है? संसद को अधिक सत्र बुलाने से नहीं रोकता है। इनके अतिरिक्त सत्रों को क्या बोलते हैं? विशेष सत्र बोलते हैं। मतलब ये है कि संसद का जो ये सत्र होता है वो आर्टिकल 85 के तहत बताया गया कम से कम 2 होगा। परंपरा क्या है? 3 होती है। ठीक, अब 3 से अधिक सत्र बुलाने से कोई रोका नहीं है, और जब उससे अधिक बुलाए जाएगी सत्र किसी भी कार्य के लिए तो उसको बोलते हैं विशेष सत्र। और ये विशेष क्या है? संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अब संसदीय मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है वो सत्र की तारीख और अवधि तय करती है। राष्ट्रपति क्या है? सत्रों के लिए संसदों को आमंत्रित करता है। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, विशेष सत्र के लिए कौन आमंत्रित करेगा? राष्ट्रपति। सवाल यहाँ यूपीएससी पूछ देगा कि लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है विशेष सत्र के लिए सत्र आहूत करता है या सांसदों को बुलाता है? गलत कर देगा आप, गलत करिएगा उसको, क्योंकि राष्ट्रपति जो है सत्र के लिए संसदों को आमंत्रित करता है। ध्यान देना आपको। ठीक है, और संसदीय मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति होती है वो तारीख और अवधि तय करती है कि विशेष सत्र कब होगा, और विशेष सत्र को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए उन्मुक्ति देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सरकार केवल राष्ट्रपति के नाम पर अनुबंध होने के कारण कानूनी प्रावधानों से छूट का दावा नहीं कर सकती है। ठीक, कोर्ट ने बोला कि संविधान का जो अनुच्छेद 299 है सरकार को वैधानिक कानून के उल्लंघन की शक्ति नहीं देता है। ठीक, संविधान का यह अनुच्छेद क्या है? राष्ट्रपति या राज्यपाल के नाम पर संघ द्वारा राज्य द्वारा किए गए नए अनुच्छेद से अनुबंध से संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 361 है वो क्या बोलता है कि देश का राष्ट्रपति और राज्यपाल को उन्मुक्ति और सुरक्षा। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए कोई भी कार्य और कर्तव्य के लिए अदालत जांच नहीं हो सकती, उसको छूट मिलती है। आचरण की समीक्षा तभी होगी जब कोई सदन क्या होगा? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग, मतलब राष्ट्रपति की जांच के लिए जो है किसी निकाय को नामित करता है। ठीक है, यानी वो महाभियोग जब चलता है तो ठीक है, तो इसी पर जब चर्चा होती है, आचरण की समीक्षा होती है। बाकी इनका जो है कोई कार्य के लिए इनका जो है अदालती जांच से छूट प्राप्त है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि सरकार केवल राष्ट्रपति के नाम पर अनुबंध होने के कारण कानूनी प्रावधानों से छूट का दावा नहीं कर सकती। ठीक है, इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट यहाँ पे बताया गया है। नियम 176 और 267 यानी ये नियम बताया गया राज्यसभा में कि क्या नियम है? ये राज्यसभा सदस्य को सभापति की मंजूरी से सदन के पूर्व निर्धारित एजेंडे को निलंबित करने की विशेष शक्ति देता है। और नियम 176 है कि विशेष मुद्दे पर अल्पकालीन चर्चा की अनुमति देता है जो 2.5 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे सवाल यहाँ से नहीं बनेगा, बट जान लीजिएगा। स्थगन प्रस्ताव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने पढ़ा विशेष प्रस्ताव, वो अविश्वास प्रस्ताव, अब आप पढ़ रहे होंगे एडजर्नमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव को क्या होता है कि केवल लोकसभा में कोई बहुत अति विलंबनीय लोक महत्व यानी पब्लिक इंटरेस्ट का कोई निश्चित मामला उस पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत करते हैं, और सदन का जो अध्यक्ष होगा उसकी सहमति से ही स्थगन प्रस्ताव को पेश किया जा सकता है। 50 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है। लक्ष्मीकांत में दिया ये कंटेंट,
इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व होता है। इसके लिए राज्यसभा को इसकी अनुमति नहीं होती है। मतलब स्थगन प्रस्ताव जो कहाँ सिर्फ पेश होगा, लोकसभा में पेश होगा, लोकसभा में ये पेश होगा, राज्यसभा को इस साधन का उपयोग नहीं होगा। अब इस पर क्या से कम 2 घंटे यानी कि 2.5 घंटे 2 घंटे 30 मिनट की इस पर चर्चा होती है। ठीक है, यानी आपको ध्यान देना है इसमें मुख्य बात कि एडजर्नमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव कब होगा, कोई अति विलंबनीय लोक महत्व यानी पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर हो गया, उस पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये होता है। जो अध्यक्ष होंगे उसकी सहमति से पेश होगा, 50 सदस्यों की सहमति चाहिए। निंदा का तत्व इसमें होता है। अब राज्यसभा इसको नहीं पेश कर सकता, राज्यसभा में ये पेश नहीं होता है। और 2 से 3 2.5 घंटे जो है इसमें 2.5 घंटे यानी 2 घंटे 30 मिनट की इसमें चर्चा होती है कम से कम। ठीक है, अब आता है एक अधीनस्थ विधान या प्रत्यायोजित विधान। अभी राज्यसभा की जो अधीनस्थ विधान समिति है उसने मंत्रालयों द्वारा जो विभिन्न अधिनियम के तहत नियम बनाने में देरी के शीर्षक से एक रिपोर्ट दी। इस विधायिका के अधीन जो प्राधिकरण है उसके द्वारा बनाए गए कानून को क्या बोलते हैं कि सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये इसकी अधीनस्थ विधान या कानून की आवश्यकता क्यों होती है और अधीनस्थ विधान होता क्या है, थोड़ा सा पहले आपको बता दूं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अधीनस्थ प्राधिकरण जो होता है मतलब कि अगर मान लीजिए संसद है, ठीक है, संसद ने किसी कार्य के लिए किसी प्राधिकरण को नियुक्त किया और उसने कोई कानून बनाया तो उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, यानी कि विधायिका के अधीन जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसके द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है उसको बोलते हैं अधीनस्थ विधान। ठीक है, तो अधिकांश जो विनियम है, निविनियम है, उपनियम है, उसको बनाने की शक्तियाँ अधीनस्थ अधिकारियों को सौंपते हैं। जैसे कार्यपालिका ने कोई नियम बना दिया, ठीक है, तो वो नियम बन गया, तो उसी पे जो है ये रिपोर्ट दिया है राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समिति ने कि मंत्रालयों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत नियम बनाने में देरी की रिपोर्ट सौंपी है। तो अधीनस्थ कानून की आवश्यकता क्यों होती है कि आप बात समझो कि जो विधायिका होती है ना उसके पास हर चीज़ के लिए नियम विनियमों को बनाने के लिए समय नहीं होता है। और क्योंकि आप जानते हो कि बजट सत्र या संसद सत्र या मानसून सत्र कितना चलता है, उसमें हर चीज़ देश के इतना बड़ा मुद्दा है, इतनी सारी चीज़ें हैं, उस पर हर चीज़ पे नियम बना नहीं सकते। तो कार्यपालिका को अधिकार होता है कि नियम बनाए, तो उसी को सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोलते हैं। यानी कि जो है कि सदन ने विधायिका के संरक्षित जो है जो ट्रिब्यूनल्स हैं, जो प्राधिकरण है, अधिकरण है, वही क्या करते हैं जो है आपका नियम बनाते हैं, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक, विशेषज्ञ और टेक्नोक्रेट क्या है, कानून के ढांचे में रहते हुए अधीनस्थ विधान की मदद से जानकारी देते हैं और बहुत सारे जो नए उभरते क्षेत्र उसके लिए मददगार भी साबित होता है। तो राज्यसभा की जो समिति ने बनाया है राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समिति, ये किस लिए बनाई, कैसे इसका गठन हुआ है, तो ध्यान दीजिए कि राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के रूल 204 के तहत इसका गठन हुआ है। कार्य क्या है कि यह समीक्षा करना कि राज्यसभा को सूचित करना, मुख्य कार्यों की समीक्षा करना और सूचित करना कि किस प्रकार से जो नियम विनियम बनाए गए हैं उनमें शक्तियों का उपयोग अच्छे से हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल आता है संसद की सुरक्षा में सेंध, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये भी आता है कि अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरपंच पति पे तो मैंने आपको आर्टिकल भी एक बहुत अच्छा लिखा था कि महिलाओं को मिलना चाहिए अधिकार। ये मैं आपको आर्टिकल अभी जो दिखा रहा था इसमें कि महिलाओं की भूमिका का हो विस्तार, इस पर मैंने लिखा था किस पे, ये आपका पंचायती राज पे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि संसद की सुरक्षा में सेंध ये न्यूज में क्यों रहा कि हाल ही में क्या हुआ कि एक 2-3 लड़के थे और लड़कियां थी, कुछ लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे थे हाल के दिनों में, और उसमें क्या हुआ कि एक आरोपी विजिटर पास लेकर के लोकसभा में घुस गया और नारेबाजी किया और पीला धुआं छोड़ने वाला जो है गैस के कैन फेंक दिए। तो ये जो पहुंच क्या है, ये बहुत दिक्कत हो गया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में जो है इतनी सारी सुरक्षा संबंधित जो मुद्दे थे उसको उठा कि किस तरह से जो है ये इतना बड़ा घटना हो गई। तो ये बात जानी कि प्रतिबंधित पहुंच क्या है कि लोकसभा के प्रक्रिया कार्य संचालन नियम में गैर सदस्यों के प्रवेश, वापसी और निष्कासन का प्रावधान किया गया है। यानी यह उपबंध किया गया कि लोकसभा अध्यक्ष जब भी उचित समझे सदन के किसी भी हिस्से से जो गैर सदस्य यानी कि जो लोकसभा का सांसद नहीं है, राज्यसभा का सांसद नहीं है, उसको बाहर कर सकता है, निष्कासित कर सकता है। ठीक है, और संसद में आने वाले जो लोग होते हैं उनको सांसदों से सुरक्षा की मंजूरी होती है। ठीक है, सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता होती है। जो भी मतलब सांसद क्या करेंगे, विजिटर पास बनाएंगे तभी आपको आना होता है। तो इसी का जो है उपयोग किया गया था यहाँ पे। तो प्रतिबंधित पहुंच यानी है कि लोगों को, आम लोगों को तक पहुंच नहीं होती है, विजिटर पास पे ही आप जा सकते हैं। मीडिया की होती है, मीडिया की गैलरी होती है। हालांकि अगर लोकसभा अध्यक्ष चाहे या फिर जो है कि सदन का जो है राज्यसभा का सभापति चाहे तो तभी जब चाहे तब जो है किसी विषय से गैर सदस्यों को वापस हटा सकता है, यानी कि उनको बाहर कर सकता है। ठीक है, ये न्यूज में ना। अब आता है सरपंच पति, बहुत इंपॉर्टेंट है।
संसद की अस्थायी समिति उसने बोला जो निर्वाचित महिलाएं उनको प्रशिक्षित किया जाए और सशक्त करके सरपंच पति या प्रधान पति की व्यवस्था समाप्त हो। क्यों ये न्यूज में रहा है आप समझिए। आप जानते हो कि गांव में कई बार होता है कि गांव में चुनाव होते हैं प्रधानी के। इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई महिला है, महिला उठी तो महिला उठी, ठीक है, महिला जीत भी गई, पर उसका कार्य कौन करेगा? उसका पति करता है, ठीक है, तो वो सरपंच पति हो गया। यही कंसेप्ट है, वही कार्य करते हैं, वही सारी पब्लिक फेस में होता है, बस उसके नाम पर। यानी सीटें तो आरक्षित हुई थी महिलाओं के लिए कि अब महिलाएं क्या होंगी, आगे बढ़कर कार्य करेंगी, पर उनके बजाय जो है पुरुष ही कार्य करते हैं। उसी बात पर संसदीय स्थायी समिति ने बोला है कि उनको प्रशिक्षित किया जाए, सशक्त किया जाए और प्रधानपति वाली व्यवस्था को समाप्त की जाए। इस पर मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि महिलाओं को समान हिस्सेदारी दी जाए। किस पे? पंचायतों में। बहुत अच्छा आर्टिकल है, 1200 शब्द में, अभी मैं आप टेलीग्राम पर डाल दूंगा, उसको आप पढ़िएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें, ठीक है। पिछले साल ही मैंने इसको लिखा था। तो ये सब सारी चीज़ें रिपीट हुई हैं। जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखा था उसमें, क्योंकि होता क्या है कि विजय की जो भी कंटेंट बनते हैं ना, वो जो अखबार होते हैं जैसे द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, दैनिक जागरण हो गया, उनसे जो अच्छे अच्छे कंटेंट होते हैं उनको कंटेंट को उठा करके इसी को कंपाइल करके ये मैगजीन बनती है, ठीक है। हवा में नहीं बनती है, इसी तरह से बनती है। तो आप जानते होंगे कि पंचायती राज संस्थाओं में क्या है, महिला का आरक्षण किया गया है। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज की संस्थाओं में कुल 1/3 सीटों पे क्या है, सभी स्तर पे, यानी अध्यक्ष के 1/3 हो, यानी हर स्तर का जो सीट होगा उस पे क्या होगा, महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित है। 33% जो है आरक्षण मिला हुआ है। आर्टिकल 243D में प्रावधान है इसका। आर्टिकल 243 में कई राज्य ने, जैसे कि बिहार हो गया, केरल हो गया, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान ने, ये क्या है कि सदस्यों और सरपंच के स्तर पर महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण का कानूनी प्रावधान किया है। बहुत, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है पंचायती राज, तो बहुत सारे जो राज्य जैसे बिहार, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा हो गया, इन लोगों ने सदस्यों के और सरपंचों के स्तर पर महिलाओं के लिए 50% का कानूनी आरक्षण दे दिया है, ठीक है। अभी आप देखिए भारत में महिला और पुरुष रिपोर्ट के अनुसार आप देखो कि 31 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में लगभग 46% महिलाएं थी, पर कार्य कौन कर रहा है? वही पति कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर मैंने आर्टिकल लिखा, मैं आपको शेयर करूंगा उस पर टेलीग्राम पे। कोटा टू द अर्बन क्लासेस ए इन द अर्बन लोकल बॉडीज, यानी शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। ये बात यहाँ पे न्यूज में है कि हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। ये बताता क्या है कि शहरी स्थानीय निकाय यानी कि जो शहरों की जो निकाय हैं उनमें पिछड़ा वर्ग के ब्लॉक ए की श्रेणी के लिए आरक्षण का अनुपात का तय करता है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 243T क्लॉज 6 है वो बोलता है कि राज्य विधानमंडल पर नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में किसी भी नगरपालिका के आरक्षण या नगरपालिकाओं में अध्यक्ष के पद के आरक्षण में कोई रोक नहीं होगी। मतलब कि जो राज्य विधानमंडल है वो चाहे तो जो क्या हुआ, किसी भी जो शहरी निकाय है उसमें नगरपालिका का सीट का आरक्षण कर सकता है, या नगरपालिका में अध्यक्षों के लिए किसका आरक्षण करेगा, पिछड़े वर्ग के पक्ष में आरक्षण कर सकता है। किस लिए? क्योंकि उनको जो है बराबरी का हक दिया जाए, ठीक है। तो अभी इसका ट्रिपल टेस्ट हुआ था, किसमें कि के कृष्णमूर्ति बनाम भारत संघवाद और तथा गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट किया था। मतलब ट्रिपल टेस्ट ये किया गया था कि जो स्थानीय मतलब आरक्षण को अंतिम रूप देने के लिए कि स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति और जो अनेक जो कठोर अनुभव है उसको लिए एक समर्पित आयोग का गठन करना, और स्थानीय निकायों में आवश्यक आरक्षण के अनुपात को जो है बनाए रखना, और अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए कुल सीटों में 50% से अधिक आरक्षण न हो, यह सुनिश्चित करना ट्रिपल टेस्ट किया गया था। तो यानी इसमें न्यूज में बस आपको ध्यान ये देना है कि हरियाणा के मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट को, तो आपको ध्यान देना है कि ये वाला आर्टिकल का बस, ठीक है। बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए कि आर्टिकल ये ध्यान देना कि 243T जो 6 क्लॉज है वो बोलता है कि राज्य विधानमंडल में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के पक्ष में किसी भी नगरपालिका के सीट का आरक्षण या नगरपालिका के में अध्यक्ष पद के आरक्षण के लिए प्रावधान पे कोई रोक नहीं होगी। ये बात बताता है 243T6 के अनुसार, ठीक है। और ये बात आपको देना सरपंच पति में, यानी कि महिलाओं के लिए आरक्षण कौन सा 243D है, ठीक। बस बात खत्म, बाकी चीजें आपको छोड़ दीजिए। तो ये वाला पूरा सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। और कल मैंने आपको जो है ये केंद्र राज्य संबंध तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था। अब हम लोग अपना मुझे आपको पढ़ाना है जुडिशरी, ठीक है। जुडिशरी से हमको शुरुआत करनी है, तो इसको देखते हैं इतना कितना बड़ा है ये। तो ये देखिए आपका जुडिशरी वाला सेक्शन है, ठीक है। जुडिशरी वाले सेक्शन में पहला आर्टिकल है जुडिशियल अपॉइंटमेंट। सुर्खियों में क्यों रहा कि हाल ही में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति जब में देरी हो रही थी केंद्र के द्वारा,
तो इसी के अवमानना के खिलाफ सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार को या तो उन नियुक्तियों को अधिसूचित करना चाहिए या विशिष्ट जो आपत्ति हो उसका हवाला देकर वापस देना चाहिए। यानी क्या बात हुई कि कई बार क्या था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही थी, केंद्र द्वारा उसमें व्यवधान दिया जा रहा था कि इन जजों की नियुक्ति होगी या नहीं होगी, बहुत सारा प्रॉब्लम्स था। सुप्रीम कोर्ट ने उसी अवमानना की सुनवाई की और बोला कि उन नियुक्तियों को या तो अधिसूचित कर दो आप कि नहीं करना है या नहीं करना है, और नहीं करना है तो आपत्तियों का हवाला देकर वापस भेजो। तो यही बात है इसमें, ठीक है। तो जो उच्चतर न्यायपालिका है यानी कि जो आपका हाई सुप्रीम कोर्ट है, उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है ये न्यूज में रहा है। हम लोग समझेंगे 2-3 प्रावधान और जो न्यायिक निर्णय है और सरकार की भूमिका क्या होती है इसको समझेंगे। फिर एक बाद अखिल भारतीय न्यायिक सेवा को समझेंगे। तो अच्छे से समझते हैं। आप समझिए कि देखिए इसमें आपको मैं एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों प्लीज़ आप जो है लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए ताकि जो है मुझे भी मोटिवेशन मिले, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा ताकि जो है रीच बढ़े हम लोगों की भी। और मैं आपको 6 महीने से लगातार आप जानते हो कि मैं आपको मैगजीन करा रहा हूँ, तो आपको पता है कि मैं आपका PT 365 से लेकर मेंस 365 और करंट अफेयर की लगभग सभी ज़रूरतें लो है वो पूरा कर देता हूँ। टेलीग्राम पे आप देखेंगे कि लगभग मैंने मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक के आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं मैगजीन के, ठीक है। तो आप जाकर वहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आप देखिए कि उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है। कॉलेजियम प्रणाली आप जानते होंगे बहुत न्यूज में रहती है। संविधान का जो अनुच्छेद 124 है वो 2 वाला जो क्लॉज है और 217 होता है, यानी कि हाई कोर्ट के लिए ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। कैसे? तो आर्टिकल 124 देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों के जो मानी राष्ट्रपति के उस उद्देश्य जितने की मैंने न्यायाधीशों के परामर्श के लिए उपयुक्त समझे उसी के कंसल्टेशन के बाद होती है। यानी कि अनुच्छेद 124 का क्लॉज 2 यह बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ न्यायाधीशों के परामर्श के बाद होती है, ठीक। अब परामर्श किसको होगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में CJI जो है परामर्श देगा, और बाकी जो है कि अन्य न्यायाधीशों के परामर्श के बाद जो है नियुक्तियां होती रहती हैं, ठीक। इसी तरह से आर्टिकल 217 में बताया गया कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्य का राज्यपाल दोनों परामर्श करने के बाद ही जो है उनकी नियुक्तियाँ करते हैं, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में जब नियुक्ति होगी तो हमेशा मुख्य न्यायाधीश का जो है परामर्श लिया जाएगा। ये बेसिक बात आप लक्ष्मीकांत में पढ़े होंगे और जानते होंगे। तो कॉलेजियम प्रणाली में आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के माध्यम से कौन कौन से विकसित हुई हैं। तो 1981, 1993 और 1998 में 3 जजेस केस थे, उन्हीं के बाद जो है ये कॉलेजियम प्रणाली विकसित हुई है, ठीक है। तो कौन कौन से 3 जजेस थे? तो आप देखिए, प्रथम न्यायाधीश था SP गुप्ता बनाम का मामला, फर्स्ट जजेस केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस द्वारा जो भी सिफारिश की गई थी ठोस कारणों होगा तो भी अस्वीकार कर सकता है। इस मामले में कार्यपालिका को अधिक अधिकार प्राप्त हो गए थे। फिर तो सेकेंड जजेस केस था, उसमें क्या हुआ? यहीं से जो है कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस को जो नियुक्ति उसमें प्राथमिक भूमिका दी जाए, यानी उनको प्राइम जो है पावर दी जाए कि आप नियुक्ति करें, ठीक है। थर्ड जजेस केस में आर्टिकल 124 और 127 के तहत जो है कंसल्टेशन शब्द था उसको व्याख्या किया गया। इसमें बताया गया कि क्या CJI की राय अपने आप में मात्र राय जो होती है वही एकमात्र परामर्श होती है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली के कामकाज के दिशा निर्देश जारी किए थे। अब कॉलेजियम क्या होता है? तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की जो अध्यक्षता होती है वो कौन करते हैं? CJI करते हैं, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। इसमें क्या होता है? जो इस कॉलेजियम में शीर्ष न्यायालय के 4 अन्य जज भी होते हैं। यानी जो थर्ड केस था उसमें बताया गया कि जो कंसल्टेशन है क्या सिर्फ CJI से कंसल्टेशन से बनेगा? तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की व्याख्या क्यों बताया कि इसमें CJI तो होंगे ही और 4 अन्य जज भी होंगे, ठीक है। हाई कोर्ट के कॉलेजियम में जो संबंधित हाई कोर्ट होगा उसके प्रमुख न्यायाधीश होते हैं और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं कॉलेजियम के लिए। अब यह कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास सिफारिश भेजती है, ठीक। अब जो संबंधित हाई कोर्ट है उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव
शुरुआत कौन करेगा? हाई कोर्ट कोलिजियम करेगा, यानी जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो करेंगे। अब फिर ये हाई कोर्ट का जो कोलिजियम है वो किसको भेजेगा बेचारा? सुप्रीम कोर्ट को भेजेगा। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। अब इसकी भूमिका क्या है, सरकार की भूमिका क्या है, कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका कहाँ आती है? तो जो प्रक्रिया ज्ञापन है उसके तहत क्या है, सरकार जो भी उम्मीदवार अनुशंसित होते हैं उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच करवाती है और सरकार कॉलेजियम की पसंद के संबंध में आपत्तियां उठा सकती है और स्पष्टीकरण भी मांग सकती है। हालांकि कॉलेजियम यदि उन्हीं नामों को सरकार के पास फिर से भेजे तो सरकार उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य होती है। ये इसका नियम है। आपको ये समझ में आ गया होगा, बेसिक बात है। कॉलेजियम बात जो है ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। दूसरा आता है आपका, इसी में आता है ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। हाल ही में जब संविधान दिवस था तो राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों की भर्ती के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया था। मतलब राष्ट्रपति ने ये विचार प्रस्तुत किया, ठीक है, अभी आया तो नहीं है। तो अभी क्या है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा क्या है, सभी राज्यों के लिए जो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हैं और जिला न्यायाधीशों के स्तर पे जो न्यायाधीशों की भर्ती होती है उसको केंद्रीकृत करने के लिए एक सुधारात्मक प्रयास बताया। इसका गठन का विचार पहली बार कब आया था? तो जो 14वां विधि आयोग था उसकी न्यायिक प्रशासन में सुधार रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। संवैधानिक प्रावधान यह है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 312(1) को संशोधित किया गया था। इस संशोधन के तहत संसद को ऑल इंडिया जो है आपका ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की सहित एक से अधिक जो है अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के कानून के अधिकार दिए गए हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 312 के तहत। किस संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में। ये आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगा, इसको देख लीजिए फिर से दोबारा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 312(1) को संशोधित किया गया था और इस संशोधन के तहत संसद को ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज सहित एक से अधिक जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके गठन करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, वर्तमान में जो जिला न्यायाधीश उनकी कैसे भर्ती होती है? तो वर्तमान में देखो आप, तो 233 और 234 क्या करता है आर्टिकल? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित होता है। ये नियुक्तियां राज्य अधिकारिता के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चयन प्रक्रिया कैसे होगी? स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन होगा और संबंधित हाईकोर्ट द्वारा इसको संचालित होती हैं, क्योंकि राज्य में जो अधीनस्थ न्यायपालिका किसके अंतर्गत होती है? हाई कोर्ट के अंतर्गत होती है। तो हाई कोर्ट और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है वो जो है यही जो है चयन प्रक्रिया संचालित करता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, उनका जो इंटरव्यू लेते हैं और नियुक्ति के लिए चयन करते हैं। और परीक्षा कैसे होती है? जो स्टेट पीसीएस होता है वो कराता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पीसीएस जे। ये हो गया आपका। दूसरा आपका आता है लीगल एड। हाल ही में न्यूज में क्यों रहा कि जो कार्मिक लोक शिकायत कानून पर जो संसदीय स्थायी समिति है उसने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत जो कानूनी सहायता उसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा पर रिपोर्ट दी। यानी कानूनी सहायता क्या होती है पहले वो समझेंगे, कौन कौन से पहल की गई थी वो समझेंगे, और संसद की स्थायी समिति ने रिपोर्ट में क्या बताया वो समझेंगे। तो संसद की स्थायी समिति थी किस बात पे? कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर। इसने किस पर रिपोर्ट दिया? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत कानूनी सहायता की कार्यप्रणाली की समीक्षा पे रिपोर्ट दिया। ठीक है, तो कानूनी सहायता क्या होता है कि कानूनी सहायता का मतलब होता है कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएं देना, जो क्या हो, अदालत का खर्च अपने केस जारी रखने के लिए नहीं लड़ सकते या फीस का वहन नहीं कर सकते वकील का। तो भारत में कानूनी सहायता के लिए कौन कौन सी पहले शुरू की गई? तो विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1987 शुरू किया गया। यानी जो कानूनी सहायता मिलता है भारत में इसका एक लीगल जो है फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है यही वाला एक्ट। इसके तहत क्या हुआ? बहुत सारे जो है गठन हुए। किस चीज़ का गठन हुआ? तो नालसा का हुआ, सालसा का हुआ और डीएलएसए का, डालसा का हुआ। मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण गठन हुआ, फिर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ। ये सारे इसी कानून के तहत हुए। ठीक है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है? इसके तहत लोक अदालतों का आयोजन होता है। ये अदालतें क्या है? अल्टरनेटिव जो डिस्प्यूट जो सिस्टम है, निवारण तंत्र है, ठीक है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल सिस्टम है, इसका एक अंग होती हैं। मतलब अदालत के भी जो अलग अदालत से इतर जो विवाद है उनको समझाने के लिए जो है लोक अदालतें एक तंत्र होती हैं। इन अदालतों में क्या है? मुकदमा पूर्व जो चरण में लंबित विवादों को सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जाता है। मतलब जो भी मुकदमा चल रहा है अगर आरंभिक स्थिति में है या पहले मुकदमा चलने से पहले क्या हो कि जो भी मामले होंगे उनको सुलझाया जाता है सौहार्दपूर्ण तरीके से लोक अदालतों में। दूसरा है पैरा लीगल वॉलंटियर। ये प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो क्या करता है? जो जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता करने में यहाँ पे विधिक सेवा प्राधिकरणों और लोक अदालतों की सहायता करता है।
अब आता है इसमें सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति, इसे क्या है, इसे गरीबों, वंचितों और हाशिए पर रहने वाले जो लोग हैं उनको मुफ्त कानूनी सेवाएं करने के लिए इसको धारा 3A के तहत गठन किया गया। किसके धारा? विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 3A के तहत। इसका संरक्षक कौन होता है? SLSCC का, SCLCC का कौन गठन होता है कि मुख्य न्यायाधीश जो होता है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है उसका संरक्षण होता है। 9 अध्यक्ष, जो इसके सदस्य कौन होते हैं? अध्यक्ष होगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई अध्यक्ष मतलब मौजूदा न्यायाधीश होगा, और 9 जो है अन्य जज होते हैं। दिशा योजना शुरू की गई है सरकार के न्याय विभाग द्वारा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों के बीच में जागरूकता प्रसार की जाए और जो सरल भाषा में सरल सूचना, शिक्षा और प्रचार की सामग्री विकसित की जाए, जिससे क्या है, न्याय बंधु योजना हो, जैसे निःशुल्क कानूनी सेवाएं के लिए अखिल भारतीय फ्रेमवर्क तैयार करना, टेली लॉ यानी कि वकीलों को पैनल से जोड़ना, किस प्रकार से, सामान्य जो कॉमन सिविल जो सर्विस सेंटर हैं उनके माध्यम से, और कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम जो है ये समाज के कमजोर वर्गों को कानूनी अधिकारों, हक के बारे में जानकारी देने के लिए शुरू की गई है, ठीक है। तो नालसा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके पहले थोड़ा सा न्याय मित्र योजना को देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कानूनी प्रावधान भी देखेंगे। तो न्याय मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 2017 में शुरू की गई थी। क्यों शुरू की गई थी? कि जो वादी थे, मतलब जो वादी थे उनको कानूनी सहायता प्रदान करके 10 साल से अधिक जो पुराने जो मुकदमे थे, लंबित मामले थे, उनको निपटारा करने में जिला न्यायपालिका को सहायता करना था न्याय मित्र योजना के तहत, ठीक है। अभी सुप्रीम कोर्ट मध्य आय कानूनी सहायता योजना जो है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया। 60,000 रुपये प्रति महीने या 7.5 लाख रुपए से प्रतिवर्ष की आय के लिए जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको कानूनी सहायता यहाँ पे दी जाती है। यहाँ आप समझो नालसा के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मैंने आपके इसी के लिए मैं आपको समय बचा के रखा था नालसा के लिए। नालसा क्या? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इस पर सवाल बना हुआ है, तब मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या है? सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है, सांविधिक निकाय है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि ये संसद के द्वारा विधि के तहत निर्मित एक निकाय है, सांविधिक निकाय। अब किस तरह गठन हुआ? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत हुआ। संरचना क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके संरक्षक है। सुप्रीम कोर्ट का एक सेवारत या सेवानिवृत्त जो मतलब रिटायर्ड जज होता है, इसका एग्जीक्यूटिव जो होता है वो डायरेक्टर होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। कार्य क्या है नालसा का? कि समाज का जो कमजोर वर्ग है उसको निःशुल्क कानूनी सेवाएं दी जाए और विवादों का समाधान पूर्ण जो है सौहार्दपूर्ण समाधान हो लोक अदालतों के जरिए, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के धारा 12 जो है उसके तहत कौन कौन से पात्र हैं इसके निःशुल्क सहायता के लिए। तो एक महिला हो या बालक हो, SC या ST का सदस्य हो मतलब जाति का, औद्योगिक मजदूर हो, दिव्यांग व्यक्ति हो या कस्टडी में व्यक्ति हो, वो क्या होंगे? इसके लिए योग्य होंगे इसका लाभ पाने के लिए। इसके अलावा वह व्यक्ति जिसका वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मतलब स्तर उससे भी कम हो। सुप्रीम कोर्ट के मामले में 5 लाख से कम आय वाले व्यक्ति को भी जिसका सहायता मिलती है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। कानूनी प्रावधान है, देख लीजिए। आर्टिकल 39 है, ये आपको DPSP में पढ़े होंगे। DPSP में यह प्रावधान है कि राज्य उचित कानून बना करके योजनाओं के जरिए निःशुल्क कानूनी सहायता दे। और आर्टिकल 22(1) बोलता है कि डिटेन किए गए व्यक्ति को, जेल में बंद प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के वकील से परामर्श करने विधिक सहायता के लिए कानूनी प्रावधान है और कानून मान्यता दी गई इस पर, ठीक है। इसको आपको देखना है। कुछ निर्णय भी हैं, जैसे कि MH होस्कोट बनाम महाराष्ट्र राज्य, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 के तहत कि निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार सरकार का कर्तव्य है और आर्टिकल 21 के तहत ये पहलू भी है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आर्टिकल 21 के तहत जो है न्यायसंगत और निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया का एक घटक है किसका? कानूनी सेवाएं, ठीक है। हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्यवाद में किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो कानूनी सेवाएं हैं, निःशुल्क कानूनी सेवाएं, वो 21 के तहत जो हैं वे इसकी आवश्यक घटक हैं, किसकी? न्यायसंगत, निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया के घटक हैं। अब तीसरा आर्टिकल आता है मेडिएशन एक्ट 2023, यानी कि मध्यस्थता अधिनियम 2023। इसको मैंने आपको विजन एस के मंथली मैगजीन में पढ़ाया हुआ है। मेडिएशन एक्ट 2023 को अच्छे से पढ़ाया इसको मैंने। तो मेडिएशन एक्ट को पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग क्लास को स्टॉप करेंगे क्योंकि मुझे बहुत अर्जेंट काम भी आ गया है, तो मुझे ज़रूरी है जाना। बाकी हम लोग आगे क्लासेस को जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं मेडिएशन एक्ट 2023 को, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति ने हाल ही में जो मेडिएशन एक्ट 2023 उसको मंजूरी दे दी है। यह विधेयक क्या हो गया? कानून बन चुका है
और इसका उद्देश्य क्या है कि भारत में जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस हैं उसको जो है बढ़ावा देना है, यानी किसी तरह से जो भी हम एक रिड्रेसल्स है यानी रिजोल्यूशन या ड्रेसल्स यानी वैकल्पिक विवाद समाधान जिस प्रकार से हो सकता है, यानी जो न्यायपालिका का बोझ हटे और किसी प्रकार से जो भी विवाद हैं उनको जो है कानूनी मुकदमों में पेच में लंबे समय तक फंसने के बजाय जल्दी से जल्दी उसका निपटान हो सके, इसी के बारे में ये बात करता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस। ठीक है, तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट जो रिजोल्यूशंस क्या है वो बताता है कि इसका उपयोग करके लोग बिना किसी सुनवाई के विवादों का समाधान कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं देखिए आप। एक होगा वार्ता यानी नेगोशिएशन, यानी किसी प्रकार से वार्ता की जाए। मेडिटेशन हो, मतलब किसी तरह से जो है बीच बचाव करके इसको हटाया जाए जो विवाद हैं। सहयोगी कानून हो, मध्यस्थता की जाए किसी तरह से सुलह करके जो है, ये क्या है एड्रेसर जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस के जो है ये 5-4 प्रकार होते हैं जो इस प्रकार से जिनका उपयोग करके हम लोग जो है विवादों का समाधान कर सकते हैं। भारत सरकार ने एडीआर को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे अनेक कदम उठाए हैं, जैसे कि जो है कि विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1987 अभी ऊपर आपने पढ़ा, मध्यस्थता सुलह अधिनियम 1996 और मध्यस्थता सुलह संशोधन अधिनियम 2019 को पारित किए हैं। अभी मध्यस्थता के लिए नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की जो केंद्र अधिनियम 2019 को पारित भी किया गया है और वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 वाणिज्यिक विवादों के निपटान के लिए बनाया गया है। सिंगापुर कन्वेंशन और मतलब मध्यस्थता के लिए सिंगापुर कन्वेंशन एक यूनिफॉर्म और फ्रेमवर्क सक्षम फ्रेमवर्क है। अब ये क्या है, नेगोशिएशन, मेडिएशन, कोलैबोरेशन, आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन, यानी कि समझौता हो, मेडिटेशन हो, सहयोगी कानून हो, मध्यस्थता हो, सुलह हो, इन सारे माध्यम से जो है मुकदमों के पेच में फंसे बिना जो है हम लोग क्या है कि विवादों का बिना जो है कानूनी प्रक्रिया के तरह से उसका हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमको समझना है कि ये जो कानून बनाया गया है वो क्या बोलता है, ये मध्यस्थता को परिभाषित करता है। मतलब इसमें मध्यस्थता, मुकदमा पूर्व मध्यस्थता, ऑनलाइन मध्यस्थता, सामुदायिक मध्यस्थता, सुलह, ये सब पदावली जो इसमें शामिल की गई हैं, ऐसी प्रक्रिया को इसी को मध्यस्थता बनाया गया है। और यह इसके तहत क्या होता है कि जो संबंधित पक्ष है वो तीसरा व्यक्ति की सहायता से विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान प्रयास करता है, उसको समाधान करने का। तीसरे व्यक्ति को मध्यस्थ बोलते हैं। ठीक है, अब अनुपयुक्त विवाद मध्यस्थता के लिए कौन है कि नाबालिग और मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों संबंधित विवाद या दंड क्रिमिनल अपराध संबंधित इसके विवाद, इसके लिए केंद्र सरकार इसे सूची में मतलब जो है संशोधन कर सकती है। अब क्षेत्राधिकार क्या होंगे कि जब तक संबंधित पक्ष किसी अन्य तरीके या ऑनलाइन मोड में मध्यस्थ के लिए सहमत न हो तब तक क्या होगा, मध्यस्थता संबंधित क्षेत्राधिकार व न्यायालय वाले सक्षम अधिकार के तहत जो होती रहेगी, इसको आपको देखना है। मध्यस्थता किए जाने की जो समय सीमा क्या है कि 120 दिनों के अंदर पूरा करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 120 दिनों के अंदर जो है मध्यस्थता करना अनिवार्य है। और इसके अलावा समय सीमा को पक्षों की सहमति से 60 दिनों तक इसको बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक पक्ष 2 सत्रों के बाद क्या है मध्यस्थता से हट सकता है। और मध्यस्थता होगा कि मतलब न्यायालय से संबंधित जो मध्यस्थता होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा नियम होंगे उसी के अनुसार मध्यस्थता होगी। ठीक है, अब इसमें जो है भारतीय मध्यस्थता परिषद में कौन कौन होंगे वो देखना बहुत जरूरी है। तो आप देखो, एक अध्यक्ष होंगे, 2 पूर्णकालीन सदस्य होंगे, ठीक, और 1 अंशकालीन सदस्य होगा। यानी कि पूर्णकालीन सदस्य कौन होगा, जिसको मध्यस्थता या अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल का जो है अनुभव हो। और 1 अंशकालीन सदस्य कौन होंगे, जिसमें विधि सचिव या व्यय सचिव हो, और 3 पदेन सदस्य होंगे। यानी कि 1 अध्यक्ष, 2 पूर्णकालीन सदस्य, 1 अंशकालीन और 3 पदेन सदस्य, यानी कि टोटल कितने हो गए आपके 7 सदस्य हो गए। ठीक है, 7 सदस्य। अच्छा, सामुदायिक मध्यस्थता का आयोजन कहाँ होगा, तो इसके तहत जो है 3 मध्यस्थों का पैनल जो होगा किसी क्षेत्र के निवासियों के बीच में शांति सद्भाव को प्रभावित करने वाले विवादों का समाधान किया जा सकता है। ठीक है, नालसा के तहत भी प्राधिकरण का मध्यस्थता ये भी कर सकता है। और लागू होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लागू होगा कि नहीं, तो इसके जो निर्णय होंगे मध्यस्थता के वो क्या होंगे, न्यायालय के निर्णय के समान बाध्यकारी होंगे और प्रवर्तनीय यानी कि फोर्सेबल होंगे, इन्फोर्सेबल होंगे। और 90 दिनों के भीतर इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है इसकी। ठीक है, और इस जो मध्यस्थता के दौरान समाधान किए जाएंगे उसको धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार या छद्म रूप या मध्यस्थता की अनुपयुक्त विवाद के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। कितने दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर। ठीक है, तो ये बात को आपको ध्यान देना है। लोक अदालत की बात की गई थी। लोक अदालत को मैंने ऊपर बताया भी था, हालांकि इसको देख लेते हैं। तो लोक अदालत क्या है, एक अल्टरनेटिव जो है डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, यानी कि ADRMA है। ये क्या है, लोक अदालत जो क्या बोलता है कि पारंपरिक जो अदालती प्रणाली उससे बाहर मुकदमों के लिए सुलझाने के तरीके क्या होते हैं, अल्टरनेटिव रिड्रेसल मैकेनिज्म्स होते हैं। ठीक है, तो
जो लोक अदालत है ना, इसने न्यायपालिका पे जो मुकदमे बढ़े हैं उनकी बोझ को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही क्या है कि विवादों को हल करने के लिए एक त्वरित, वहनी और सौहार्दपूर्वक माध्यम भी प्रोवाइड किया है। तो अभी ऊपर आपने पढ़ा ना कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो है 1987 के तहत इसका गठन किया गया है। अलग अलग स्तर पर गठन हुआ है, जैसे राष्ट्रीय लोक अदालत हो, राज्य स्तर का राज्य प्राधिकरण स्तर हो, उच्च न्यायालय स्तर हो, जिला न्यायालय हो और तालुका स्तर पे। और जो राष्ट्रीय स्तर की जो लोक अदालतें हैं वो नियमित अंतराल पे आयोजित होती हैं। साथ ही जो मतलब इस स्तर पे जो एक ही दिन में पूरे देश में लोक अदालतें होती हैं और मोबाइल लोक अदालतों का भी आयोजन होता है। अभी आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि मोबाइल कोर्ट के जो है, मोबाइल कोर्ट की अवधारणा का जो है आविष्कारक किसको माना जाता है, कमेंट करिएगा। ये यूपीपीसीएस का PYQ है, ठीक है। अच्छा, क्षेत्राधिकार देखते हैं लोक अदालतों का। तो क्या है कि लोक अदालतें जो है न्यायालयों में लंबित जो विवाद है, मामले हैं, उनको मुकदमे से पहले चरण के मामलों की सुनवाई करती हैं। मुकदमे से पहले के चरण के मामलों की सुनवाई करते हैं, ध्यान देना है आपको, मुकदमे से पहले के चरणों की सुनवाई कर देती हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से मामले आते हैं, तो सिविल मामले, वैवाहिक मामले, भूमि विवाद, बंटवारा, संपत्ति, श्रम विवाद, ऐसे वाले जो गंभीर प्रवृत्ति के न हो। आपराधिक मामले इसमें नहीं आएंगे। और कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं इसको, सिविल प्रक्रिया संहिता के साथ जो सिविल न्यायालय को मिलती शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां होती हैं लोक अदालतों के पास। इसके निर्णय अंतिम होते हैं, पक्षों पे बाध्यकारी होते हैं, उसके खिलाफ कोई भी किसी भी न्यायालय में अपील नहीं होती है लोक अदालतों की। इस बात को ध्यान देना है आपको, क्या कि इसके निर्णयों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती है। इसको नोट कर लेना, गलत मत करना आप लोग, मैं हाईलाइट करके जा रहा हूं इसको, ठीक है। चौथा वाला आर्टिकल है मॉडल जेल एक्ट अधिनियम, मतलब कि मॉडल प्रिजन एक्ट 2023, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों आप जानते होंगे जो यूपीएससी 2023 का पेपर है, आपने देखा होगा 2023 का पेपर, क्वेश्चन पेपर, तो उसमें क्या था, जेल से संबंधित सीधे प्रश्न था। और मैंने इस पे बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था क्योंकि ये न्यूज में था और उस वक्त किसी भी अखबार में नहीं था। मैंने लिखा था दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में इस आर्टिकल्स को, और उस आर्टिकल से सीधे यूपीएससी 2023 में प्रश्न बने थे। तो इस बार भी मॉडल प्रिजन एक्ट न्यूज में रहा है क्योंकि सरकार ने इसको तैयार किया है, तो सवाल बनेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सवाल बने थे और क्या मैंने लिखा था। ये देखिए, ये यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसमें लिखा है कि भारत दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों के अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों से करती हैं। और दूसरा कथन है कि भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिसमें जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में था। इसकी व्याख्या, कथन और कारण पूछा हुआ है। यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ये 2023 का क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो सवाल है ये कैसे जो है इसमें सवाल पूछ रहा है। देखिए आप इसमें थोड़ा सा ये रोटेट हो गया था, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें कि सवाल पूछने का तरीका देखो कि भारत में जो जेल प्रशासन है वो उसमें दैनंदिन जेल प्रशासन, जेलों का जो है अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं। मतलब ये बोल रहा है कि जो राज्य सरकारें हैं वो क्या करती हैं, जेल प्रशासन का जो दैनिक नियम है वो अपने नियमों और विनियमों के अनुसार करती है, यानी कि राज्य सूची का विषय है कि नहीं है, ये बता रहा है इसमें। और दूसरा कथन है कि भारत में जेल का नियंत्रण जो है, जेल अधिनियम 1894 द्वारा होता है, जिसने जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा। ये क्वेश्चन का कथन है और दूसरा कथन है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है। या क्या हो जा रहा है ये, ठीक है। तो इसमें से पूछा है कौन सा कथन और कारण सही है, इसे बता रहा है, ठीक है। और ये वाला आप आर्टिकल देखो, ठीक है। ये मैंने आर्टिकल लिखे थे 2023 के प्रीलिम्स से, देखो दिसंबर का सीधे आर्टिकल 2023 का प्रीलिम्स, आसान बने जेल सुधार, ठीक है, आसान बने जेल सुधार की राह, ये मैंने आर्टिकल लिखा था। ये मेरे सीनियर भैया हैं, उन्होंने लिखा था उस पर, उसी में हम लोगों ने कंपाइल करके दैनिक जागरण में ये आर्टिकल लिखा था। क्यों लिखा था न्यूज में, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो थे वो संविधान दिवस पे इन्होंने बहुत सारा कुछ लेक्चर दिया था, तो मैंने लिखा था। सीधे सीधे इसी में सब चीज़ों की बात की गई है, तो मैंने जेल से संबंधित सवाल वहाँ पे बने थे, ठीक है। तो आप देखो कि इस बार भी जो है सरकार ने एक विस्तृत जेल मॉडल अधिनियम तैयार किया है, तो जो थीम होता है सरकार की वो पूछती है, सवाल बन सकते हैं, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा था। थोड़ा सा उसमें रोटेट हो जा रहा था कई बार जो है वो, तो उसमें आपको इग्नोर करिएगा बाकी चीज़ों के लिए। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि केंद्र सरकार ने एक विस्तृत जेल मॉडल अधिनियम 2023 को तैयार किया। यह क्या है, आज़ादी से पहले लागू जेल अधिनियम 1894 का स्थान लेगा। यही पूछा था ना आपको स्टेटमेंट वाले कथन 2 में यही तो पूछा था 1894 वाला, ठीक है।
तो इसी का जो आज़ादी से पहले जो जेल अधिनियम था उसी का स्थान लेगा। मतलब यूपीएससी ने 2023 में जो सवाल पूछा है जेल अधिनियम 1894 वाला, उसी को स्थान मतलब उसी के जगह पे अब क्या हो रहा है, विस्तृत मॉडल जेल अधिनियम 2023 सरकार ने जो तैयार किए हैं वो स्थान लेगा। तो ये भी तो इंपॉर्टेंट हुआ, 2023 में सवाल बन चुका है, तो अब जो ये इसका प्रावधान होंगे वो यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, तो मैंने आर्टिकल में जितने सारे प्रावधान हैं वो मैंने सब लिखे हैं, क्योंकि ये वाले जितने आर्टिकल्स लिखे थे ये सारी चीज़ें जो हैं वो जब कानून बनने वाले थे मॉडल एक्ट, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी मॉडल एक्ट बनाया है और केंद्र सरकार ने, दोनों को जो है जो मैंने लिखे थे और भैया जो थे वो आदर्श भैया, दोनों लोगों ने प्रेषित किए थे अपने सुझाव को और उसको समाहित किया गया वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें बता सकता हूँ आपको बहुत सी अच्छी चीज़ें। तो हालांकि आप जानिए पहले 2-3 चीज़ें प्रीलिम्स के लिए जो आपको सवाल बन सकता है। तो 1894 का जो जेल अधिनियम है पहले उसके बारे में समझते हैं। वो क्या है, भारत में जेलों का प्रबंधन और प्रशासन संबंधित पहला कानून था। ठीक है, 1836 में मैकाले द्वारा जेल अनुशासन समिति गठन की गई थी और इन्हीं समिति की सिफारिश पर इस कानून को पारित किया गया। कानून मतलब जेल कारागार क्या है, जहाँ पे कैदियों को अस्थायी या अस्थायी रूप से कैद किया जाता है। पुलिस इस बात मतलब इसमें क्या है कि इस परिभाषा में पुलिस कस्टडी को सहायक शामिल नहीं किया गया है। अब क्या है कि इनमें कैदियों के लिए जेल में क्या होती है, आप कभी जेल देखे होंगे भीतर जाकर, हमने तो जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मैं कई बार गया भी हूँ बहुत सारे जेलों में, तो मैंने देखा उसमें बहुत सारी चीज़ों को कि कैसे वहाँ पे रोजगार की, स्वास्थ्य की, उनके मिलने वाले लोगों के लिए प्रावधान होते हैं। ठीक है, बहुत सारे नियम होते हैं और मेरे बहुत सारे जो मित्र हैं यूपी पीसीएस जो क्वालिफाई करके डिप्टी जेलर भी हैं वो लोग भी बताते हैं उसमें। तो मैंने उसमें देखा हुआ है उसमें कि उसके लिए क्या है, वहाँ पे कैदियों के लिए रोजगार की व्यवस्था होती है, स्वास्थ्य की व्यवस्था होती है, खाने पीने की व्यवस्था होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और जेल सुधार क्या है, आप समझो कारागार जो है वो एक सुधार गृह के रूप में भारत में माना जाता है। औपनिवेशिक काल का जो कानून था ये 1894 वाला, उसको हटा करके वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें सुधार के लिए सरकार ने मॉडल जेल एक्ट का तैयार किया है और इसमें बताया गया है। तो इसमें जेल सुधार समिति कौन कौन सी थी, तो देखिए सर एलेक्जेंडर कार्ड्यू समिति 1919-20, मुल्ला समिति 1980 और 83। ध्यान देना आपको, ये 1919-20 वाली कब है, स्वतंत्रता से पहले है, सर एलेक्जेंडर कार्ड्यू समिति। और दूसरी कौन सी है, मुल्ला समिति 1980 वाली है। ठीक है, जो स्वतंत्रता के बाद में है। ठीक है, तो अब इस मॉडल एक्ट में कौन कौन से उपबंध हैं पहले वो जानते हैं। तो इसमें बताया गया कि अच्छे आचरण को प्रोत्साहित किया गया है, मतलब कि अच्छे आचरण किस तरह से बनाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार जब मॉडल एक्ट बना रही थी तो मैंने इसमें लिखा था कि बहुत सारे धार्मिक कार्य कराए जाए, उनसे अच्छे आचरण उनको प्रोत्साहित किया, उस सब चीज़ों को उसमें समाहित किया गया। ठीक है, उस वाले मॉडल एक्ट में यहाँ भी कैदियों को पैरोल और फरलो पर रिहा करने तथा सजा में कमी करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। पैरोल फरलो पे सवाल पूछा हुआ यूपीएससी। पैरोल क्या होता है, किसी कैदी को जो है सशर्त तौर पर रिहा करने की प्रणाली होती है, मतलब उनको शर्त जो है उसमें सौंपी रहती हैं। ठीक है, उसके आधार पर उनको रिहा होता है और निश्चित समय अवधि के लिए जो सजा होता है उसको निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, और लंबी अवधि पर जो कारावास के मामले होते हैं उनको जो है कैदी को फरलो पर रिहा करते हैं। और फरलो की अवधि पर मतलब होता है कि जो सजा में कमी की गई, मतलब उसको कम किया गया है उसको। ठीक है, और बेल क्या होता है, मतलब अस्थायी रिहाई होती है आपराधिक मामलों में किसी आरोपी की। ठीक, जब तक जमानत उसी अवधि के लिए होती है जब तक जो है कोर्ट क्या मामला लंबित हो और ऊपरी अदालत में उसकी चुनौती दी गई हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि निश्चित धनराशि जो होती है उसमें उसके लिए न्यायालय में जमा करनी होती है। सुधार और पुनर्वास करना, इसमें बताया गया है कि कैदियों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है। मतलब वे आप जानते होंगे कि जब जेल जाता है कोई तो वहाँ बड़ा अपराधी बन के निकलता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इसी बात को बताया गया है कि जब जेल जाए व्यक्ति तो वो अपने अपराधों के प्रति संताप करे, सोचे क्यों ऐसा अपराध हुआ, गलती हुआ, क्योंकि सभी व्यक्ति तो अपराधी होते नहीं हैं, कुछ गैर मतलब अचानक परिस्थिति जन्य कारण होते हैं, उससे भी अपराध हो जाते हैं और लोग जेल चले जाते हैं, तो वो अपराधी तो है नहीं। तो उसी दृष्टिकोण को परिवर्तन किया जाए, कैदियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण हो, उनका कौशल विकास किया जाए। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा हाल ही में जो कैदी थे उन्होंने दिवाली पे 1 लाख दिए बनाए थे, एक जेल का, बरेली जेल का। इसी प्रकार से अनेक स्तर पे जो है कार्य किए जा रहे हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण होते हैं, वहाँ अलमारी बनती हैं, मोटर गाड़ी मैकेनिकल काम करते हैं, फिर इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, हर तरह की जो कौशल प्रशिक्षण होती हैं और इससे कौशल विकास होता है और वो आय अर्जित भी करते हैं। बेहतर सुरक्षा महिलाओं और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए जेल के अंदर व्यवस्था हो, जेल में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, हाई टेक्नोलॉजी वाले जेल हों, खुली और अर्ध खुली जेलों के प्रावधान। अभी जो आर्टिकल मैंने दिखा रहा था उसमें लिखा था मैंने ओपन जेल का प्रावधान, ये इस बात को मैंने लिखा था उस वाले आर्टिकल में और विजन आईएएस ने बाद में उसको शामिल किया था अगले मंथ की मैगजीन में।
ठीक है। तो इसको ध्यान देना। खुली और ओपन जेल, इसमें होता क्या है कि खुली और ओपन जेल ये होता है कि जो लंबे समय से सजा याफ्ता कैदी हैं, मान लीजिए कि 10 साल से कोई कैदी है, ठीक है। अब वो व्यक्ति को क्या है, उसको सजा मिल चुकी है, सजा याफ्ता कैदी है। तो सजा याफ्ता कैदी है तो उसको क्या बोला जाएगा कि आप जाओ दिन में काम करो कहीं और फिर शाम को आप जेल आ जाओ वापस, ठीक है। एक तरह से ओपन प्रिजन है, आप काम करो लेकिन आपकी मतलब घर नहीं जाना आपको, वहीं आना आपको जेल में ही, ठीक है। तो इस तरह से जो होता है ये ओपन जेल का एक जो होता है प्रावधान है। यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है कैदियों की सुनवाई हो, जिससे क्या हो कि मतलब जो अपराधी है, जो गंभीर अपराधी हैं वो भाग ना जाएं। और जेल अधिनियम 1894 के साथ क्या है कि जेल कानून 1900 और बंदी स्थानांतरण नियम 1950 की भी समीक्षा की गई है मॉडल एक्ट में, और मॉडल अधिनियम बना गया। अच्छा, मॉडल एक्ट क्या है, ये बात आ रही है मॉडल एक्ट। मॉडल एक्ट इसलिए है कि मॉडल सरकार ने बना दिया है। जेल क्या है, राज्य सूची का विषय है, मतलब कानून फाइनली किसको बनाने हैं, राज्यों को बनाने हैं। अनेक राज्यों के अलग अलग जेल कानून होंगे, लेकिन सरकार ने मॉडल एक्ट बना दिया कि ये मॉडल है, इस पर आप कानून बनाओ, इसी के नियम दिशा निर्देशों का पालन करो। अब पालन करना ना करना राज्य की जिम्मेदारी है, पर सरकार एक मॉडल बनाकर दे दिए, यही है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं मॉडल जेल एक्ट, ठीक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना। अब एक बात हो गया, अब जेल अधिनियम के बारे में हम लोग समझ लिए हैं। अब इसके कुछ जो संवैधानिक और जो उपाय हैं उसको समझ लेते हैं। तो आप देखो कि 7वीं अनुसूची में जेल क्या है, राज्य सूची का विषय है, यही तो बोला था। मतलब जेल कैदियों का प्रशासन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, यही तो स्टेटमेंट था यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन का। आर्टिकल 39 से आप जानते होंगे, ऊपर पढ़ाया मैंने, निःशुल्क कानूनी सेवाएं देना, और कैदियों का प्रवर्तन अधिनियम 2003 और आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022, ये सारे क्या हैं कि जेलों समेत कुछ संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय हैं, और ये कुछ जो है ये न्यायिक निर्णय है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान नहीं देना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रीलिम्स में सवाल नहीं बनेगा, इस बात को आपको ध्यान दो। अब हम लोग आते हैं अपने इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। दोस्तों आज क्लास बहुत लेंथी हो गई है, कल से मतलब लगभग मैंने सारे आर्टिकल आपको पढ़ा दिए हैं, बस छोटे छोटे सुर्खियां पढ़ाने, इसके बाद हम लोग जो है अपना जो बड़े वाले आर्टिकल्स है उसको शुरुआत करेंगे। कब जी, देखिए इंडेक्स में कल से क्लास में आपको जो है नेक्स्ट वाले जो भी आपके रहेंगे कंटेंट, जैसे चुनाव पढ़ाना है आपको, और इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन एंड बिल समझाना है, और एक इसमें मात्र बचा हुआ क्या आपका अदर इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण सुर्खियां, 2 पेज का है, कल आपकी क्लास में सब कंप्लीट करा दिएगा, ठीक है। तो बाकी सारे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया आज हम लोगों ने ये वाले पूरे आर्टिकल पढ़ लिए कि संसद, राज्य विधानमंडल, स्थानीय सरकार की कार्यप्रणाली, इसको हमने पूरा पढ़ लिया। और दूसरा हमने पढ़ा जुडिशरी में हमने पूरे आर्टिकल को पढ़ लिए, बस बचा क्या है सुर्खियां, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, और इलेक्शंस को भी पूरा कंप्लीट कर देंगे, और साथ साथ जो है महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं उनको कंप्लीट करेंगे। इस तरह से जो है, और एक दिन का और क्लास लगेगा, आपका पूरा जो है विजय राइज की मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी है और फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए हमारा। पूरी PT 365 जो है इसी तरह से 15 दिन में अंदर मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। वीडियोस को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।